भी इसको मानते हैं उसका ध्यान करके हम अपनी प्रार्थना को स्टार्ट करेंगे। या तुषार हार धवला या शोभा या वीणा वरदंड मंडित करा या चेतवासना या ब्रह्माजुत शंकरा तहु देवी देवै सदा वंदिता सरस्वती भगवती निशेषाया। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। अतुल जी और अभिषेक जी आगे एक बार जोरदार ताली। प्लीज सेटल डाउन। इधर आ जाओ मैडम, आगे। मैडम आप ऑलरेडी लेट हैं। सॉरी सर। देखिए बैठ जाइए। दोस्तों ये एफपीआरटीवी की फिजिकल क्लास इसलिए होती है कि सब लोग अपनी अपनी शेयरिंग करें। जिसका भी भाई का अच्छा काम हुआ है लास्ट वीक में, काम नहीं हुआ हो तो एक एक्सपीरियंस मिला होगा, आप आकर आगे आगे शेयरिंग करते हैं तो पूरे हाउस का बेनिफिट होता है। जिस भी ब्रदर की सिस्टर की अच्छी शेयरिंग है कोई भी, आप प्लीज आगे आएं। तो मैं नाम से आमंत्रित करूंगा। आइए सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम पवन वीर यादव, ब्रांच 120 कराट प्लेस, रेजिडेंस नोएडा। लास्ट वीक जो क्लास थी तो अतुल सर और चेतन जी की क्लास थी और बहुत ही शानदार क्लास हुई थी। और 1 तारीख को वो क्लास थी, उसी दिन मेरा एक मेडिक्लेम हुआ था जिसका प्रीमियम था 32,000 के आसपास। 2 तारीख को फिर LIC पॉलिसी 12,500 का प्रीमियम था मंथली। और उसके बाद मैं 3 दिन टूर पे था और 2 दिन पिछले एक 50,000 का मेडिक्लेम सेल हुआ है और 50,000 रुपये के आसपास की SIP। इस सब की जो एक यूनिक बात रही है वो ये है कि मैं एक भी क्लाइंट से मिला नहीं, ये सब चीज़ फोन पे भी थी। ये पूरे वीक में जो सेल हुई है वो जो सारी चीज़ें हुई हैं वो सारे मतलब गूगल मीट या कॉल के थ्रू फोन पे बात हुई। पार्टी बेंगलोर में है, 12,500 का LIC डन, 50,000 का LIC वो म्यूचुअल फंड डन, पार्टी मुंबई है। वो फोन पे जो हुआ एक्चुअली मुझे फिजिकल सेशन का मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, मुझे बहुत इम्पैक्ट आता है। मैं जब फिजिकल सेशन हुआ है तो आपने देखा होगा मैं हमेशा अगर NCR में हूँ तो मैं ज़रूर आता हूँ और मुझे उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। तो लास्ट टाइम जो सेविंग हुई थी, जो कंसेप्ट हमें मिले थे और अतुल सर ने कंसेप्ट दिया था, मैं क्योंकि 3 दिन बाहर था तो मैंने उसकी प्लानिंग की है और मुझे उम्मीद है सर कि अगर आपका आशीर्वाद रहा तो एक MDRT हो सकता है 31 दिसंबर तक हो जाए कंसेप्ट से। वो जस्ट 2-4 क्लाइंटों को मैंने बताया, उसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। वो कंसेप्ट भी बता दीजिए क्या बताया था, मैंने मुझे तो याद नहीं है जी। एक्चुअली पहले एक प्लान चलता था जीवन तरंग, आप लोगों को ध्यान होगा। उसमें क्या होता था, हमने जो भी सम एश्योर्ड चूज किया है वो सम एश्योर्ड की पॉलिसी हमने ले ली। जो टर्म PPT होता था, PPT एंड होने पे हमें बोनस मिल जाता था और उसके बाद 5.5% के हिसाब से सम एश्योर्ड का 5.5% लाइफ टाइम मिलता था और उसके बाद नॉमिनी को सम एश्योर्ड रिटर्न होता था। तो उसी कंसेप्ट पे सर ने बताया था कि जीवन उमंग और 15-21 जीवन लाभ का कॉम्बिनेशन, 12.5 लाख रुपए का हम अगर जीवन लाभ करते हैं तो प्रीमियम आता है 70,000 रुपये 15-21 और जीवन उमंग का आता है 1 लाख प्रीमियम। तो अगर उस प्लान को हम करते हैं तो 21वें साल में वो 25 लाख रुपए टोटल देगा। प्लान की मैच्योरिटी आती है 25,30,000 रुपये। तो जो पैसा फादर ने दिया वो फादर को वापस मिल गया, बेटे को 1 लाख रुपए जिंदगी भर मिलता रहा और बाद में मैच्योरिटी थर्ड नॉमिनी को मिल जाएगी। तो वो कंसेप्ट एक जीवन तरंग का ही स्वरूप है, कॉम्बिनेशन है भले ही, लेकिन वो वही है। और पेरेंट्स को यही दिक्कत होती थी कि पैसा मैं दूँ मिलेगा सब बच्चे को, मुझे कुछ नहीं मिलेगा।
लेकिन इसमें यह है कि जो आपने दिया वो आपको भी मिलेगा, जिंदगी भर बच्चे को भी मिलेगा। तो ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा था मुझे। मैंने इस पे कुछ प्रेजेंटेशन बनाई, लोगों को भेजी और उसमें से काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू FPRT टीम। थैंक यू पवन जी, बहुत बढ़िया शेयरिंग की आपने। और जब आप कॉन्सेप्ट जो आपको यहाँ से मिलते हैं उस पर काम करते हो, फायदा तभी होता है। नहीं तो सुन के चले जाओ, इम्प्लीमेंट ना करो, तालियां बजा के चले जाओ, उसका कोई फायदा नहीं होगा। कोई भी आपको कॉन्सेप्ट मिलता है उसमें प्लस माइनस सब होंगे। जिस लीडर ने किया है उसने अपने तरीके से किया है, एक बार में कभी भी कुछ नहीं सफल होता, उसमें काट छाट करनी पड़ती है। जैसे ही इन्होंने ऑनलाइन पॉलिसी भी सेल की, म्यूचुअल फंड भी सेल किया, सब कुछ किया। दोस्तों समाज में ना हर आदमी अपने स्ट्रगल से, अपने चैलेंजेस एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता है तो कुछ ना कुछ फायदा होता है। फायदा तभी होता है जब आप समाज को देते भी हो वापस। ये सोसाइटी, ये कायनात किसी को कुछ देती नहीं है, लौटाती है। तो आपको कुछ अगर मिला है, आप आगे देने की जब भावना रहती है ना, तभी आगे चीज बढ़ती है। एक बंदे ने कोई अपनी स्ट्रगल से जैसे ऊपर उठा, बहुत मेहनत से बहुत बढ़िया गाड़ी ली, नई ब्रांड न्यू गाड़ी ली। जैसे वो 10 लाख की गाड़ी ले सकता था, 30 लाख की गाड़ी ली और रफ्तार से जा रहा था। अपने आप में एक उसको था कि आज मैंने बहुत बड़ा काम किया है। एक लड़के ने उठा के पत्थर मारा, पूरा शीशा तोड़ दिया उसकी गाड़ी का। उसको बहुत गुस्सा आया कि मेरी इतनी बढ़िया गाड़ी को क्यों इन्हें पत्थर मारा। तो नीचे उतरा, वापस देखा, उसके हाथ में एक और पत्थर था, लड़के के हाथ में। कह रहा तूने पत्थर मारा है? कह रहा हाँ मैंने मारा है। क्यों मारा है पत्थर? कह रहा मेरा भाई गिरा हुआ है बड़ी देर से और उसका खून बह रहा है। मैंने कई गाड़ियों को हाथ दिया, कोई गाड़ी नहीं रुकी। मेरे को लास्ट में यही समझ आया कि मैं पत्थर मारता हूँ। जब आपकी रफ्तार इतनी तेज होती है, आपका दुनिया का दुख दर्द दिखना बंद हो जाता है। लेकिन आप ऐसे रहो, आप आसमान में भी हैं तब भी आपको सबकी तकलीफें दुख दिखे तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। उसका गुस्सा जो था ना, 1 मिनट में शांत हो गया। कहीं ना कहीं मैं ही गलती पे था, मैं ही अपने गुमान में था। इसलिए परमात्मा सबको खुशियां देता है, सबको सफलताएं देता है, लेकिन साथ में सफलता के साथ जब आप शेयरिंग से या किसी का भला भी सोचते हो ना, तभी आप और आगे बढ़ते हो। एक सुकून तभी आपको मिलता है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ अभिषेक राम गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने लास्ट 2 या 3 ईयर में जबरदस्त सेल किया है, जबरदस्त ग्रोथ किया है। आज जैसे अतुल भाई ने उनसे बात की तो वो कह रहे हैं, बिल्कुल तैयार थे, वो कह रहे मैं देना चाहता हूँ, मैं आऊँगा। उनका बिजी शेड्यूल रहता है, मतलब 15 लोगों का स्टाफ है इनके पास भी। और लास्ट मतलब इन्हीं दिनों में अतुल जी बता रहे थे 6-7 करोड़ प्रीमियम इन्होंने किया है नॉन लाइफ में, और लाइफ का तो अलग इनका चल ही रहा है। तो बेसिकली सर आज हमारे को ये बताएंगे कैसे सर्विसिंग से इन्होंने ग्रोथ किया है, क्योंकि हम जैसे भाइयों में से ही एक है वो, जैसे हम लोग हैं वैसे ही वो है। उन्होंने कैसे ग्रोथ किया है वो सब चीजें बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा 2-3 शेयरिंग और हम लें। सर गुप्ता जी आए प्लीज, आप आगे। एक बार जोरदार तालियों से गुप्ता जी को आगे जाएंगे। नमस्कार। अगर अभी नींद खुली नहीं है तो मजा नहीं आ रहा। नमस्कार। आवाज ऐसी आनी चाहिए, पूरे होटल में सुनाई देनी चाहिए। नमस्कार। यस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। रात को करीब 8:30 बजे मेरे पास एक कॉल आती है और प्रिय भाई अतुल भाई की कि भाई आजकल बदमाशी ज्यादा चल रही है तुम्हारी। मैंने अभी क्या हो गया, मुझे क्लास क्यों नहीं आ रहा? सुबह क्लास में दिखने चाहिए और अपनी टीम के साथ दिखने चाहिए। तो आज जो है सबसे पहले तो मैं अतुल भाई जी का धन्यवाद दूंगा कि अगर मैं इधर उधर कहीं है टीम तो उसको संगठित करने का कार्य जो है हमारे अतुल भाई है। तो एक बार अतुल भाई के लिए जो है तालियां। दोस्तों एक छोटी सी शेयरिंग है और अभी ताजी शेयरिंग है। लास्ट संडे मैं श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शन करके आया और ठाकुर जी के दर्शन करके आया। हुआ यूं था कि शनिवार को मेरे कुछ फ्रेंड्स के कॉल आए कि भाई सुबह आपको वहां दर्शन करने के लिए चलना है। हालांकि मेरा शेड्यूल थोड़ा सा टाइट था, मुझे मंडे बाहर निकलना था।
तो अब चूंकि दर्शन के लिए आपके पास खुद ही ऊपर से कॉल आ रही है तो आपको जाना चाहिए। मैंने ठीक है भाई, अब आप कह रहे हो तो चलते हैं। तो जब हम वहां दर्शन करने के लिए गए तो दर्शन तो बहुत ही शानदार हुए, बाबा जी के भी दर्शन अच्छे हुए और ठाकुर जी के भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। जो रास्ते में वार्तालाप हुई, क्योंकि मैं इंश्योरेंस का हूं तो मैं कभी भी अपने यार दोस्तों में गाड़ी में अगर जा रहे हैं तो इंश्योरेंस की बात नहीं, बिकॉज अब अगर आप इंश्योरेंस की बात करते हो तो वो जो 4 लोग बैठे हुए हैं उन्हें वो पसंद नहीं आ रही है, अपने धंधे की बात कर रहा है। अब बातों ही बातों में एक दोस्त, थोड़ा मैं एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ, न्यूमरोलॉजी भी जानता हूँ, तो वहां गाड़ी में क्या भाई लोगों की न्यूमरोलॉजी यार बहुत शानदार है यार, यही है बिल्कुल, नंबर वगैरह जब बता दिए तो उनको लगा कि यस दिस। तो एक सज्जन बोला यार मैंने उसको कुछ चीजें बताई कि तेरे स्टमक में ये प्रॉब्लम, बोले हाँ मैं ये ट्रीटमेंट लेता हूँ। मैंने कहा मेडिक्लेम चल रही है? मैंने कहा मेडिक्लेम चल रही है? कह रहा नहीं चल रही है। जो 4 लोग और बैठे हुए थे, मैंने भाइयों ये बताओ ये व्यक्ति अपने साथ अन्याय कर रहा है या अपने परिवार के साथ अन्याय कर रहा है? वो 4 बोले बेवकूफ, तूने मेडिक्लेम नहीं ली? बोले गुप्ता जी इसका नाम लिखो और इसको इमीडिएट मेडिक्लेम दे। वो भी बोला कि सर मेरे को मेडिक्लेम चाहिए। मैंने बोला तेरी मेडिक्लेम तो चल मैं कर दूंगा, लाइफ इंश्योरेंस को चल रही है नहीं चल रही है? फैक्ट्री का मालिक, लाइफ इंश्योरेंस नील। दोस्तों अब वो 4 कह रहे हैं कि भाई तू कर क्या रहा है? अपने परिवार के बीमा किसके लिए होना चाहिए? तेरे लिए होना चाहिए या तेरे परिवार के लिए होना चाहिए? सच मानो उसको 2 करोड़ रुपए की मैंने पॉलिसी सेल की, ठीक है, 2.5 लाख रुपए प्रीमियम उठाया, ठीक है, और 32,000 रुपए की मेडिक्लेम पॉलिसी। तो ये मैं कहता हूँ ना कि 9 का ही क्या कहते हैं कि भाई सुबह तुम्हें चलना है। अब मैं कोशिश करता हूँ अगर कहीं अच्छी भाई तो मैं अपने सारे प्रोग्राम पोस्टपोन करके यस मैं भगवान जी के दर्शन करके आऊँ। हालांकि मुझे उसके अगले दिन मेरे को बरेली जाना था, वहां से वापसी 9 बजे आया, 10 बजे मैं बरेली निकल गया। तो ये मेरी छोटी सी शेयरिंग थी। तो दोस्तों कब आपको किस वेश में परमात्मा नजर आ जाए तो दोस्तों घर से बाहर जरूर निकलिए, घर से बाहर जरूर निकलिए, घर से बाहर जरूर निकलिए। कोई भी पिक्चर हिट होती है तो 3 चीजें काम करती है। क्या काम करती है? मूवी में क्या होना चाहिए? आप लोगों ने मूवी देखी होगी विद्या बालन की, वो कहती है कि कोई भी मूवी हिट होती है तो एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। आप अभिकर्ता हिट होंगे तो क्या होना चाहिए? मीटिंग और मीटिंग और मीटिंग। थैंक यू सो मच। आज फिजिकल सेशन में आके आपको कैसा लग रहा है? हाँ देखिए फिजिकल सेशन का तो देखिए ऑनलाइन आप बहुत सारी मूवी देखते हो और फिजिकली हॉल में देखते हो तो उसका आनंद क्या होता है? शानदार। दोस्तों ऑनलाइन कोरोना में हम लोगों ने किया, एक सब्स्टिट्यूट था, लेकिन जब ये सिस्टम चालू हुआ है तो हमें फिजिकल आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। एनर्जी आपको फील हो रही है, कोई पॉजिटिव एनर्जी लग रही है आपको? यस देखिए पॉजिटिव एनर्जी, तो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, हर व्यक्ति में ये आत्माएं हैं और जो आत्मा है उसके अंदर एक अपनी ऑरा है। और जब इतनी सारी ऑरा एक साथ मिलके एक जगह इकट्ठी होती है, वो जो कहते हैं ना वो आपको कहीं और कहीं मिल ही नहीं सकती। तो नो वर्ड्स। आप लोग, मैं इस ऑनलाइन ऑनलाइन जो लोग इसको देखेंगे उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो लोग यहाँ पर आए, इस ऑरा को महसूस करें, इस एनर्जी को महसूस करें। वो तो आप जाकर ही महसूस करें। थैंक यू। बहुत बढ़िया गुप्ता जी, बहुत बढ़िया शेयरिंग। हमारे प्रधान जी बोलते हैं हरकत में बरकत है, तो आज वही गुप्ता जी ने वही मैसेज दिया कि इनको कॉल आई, इन्होंने कॉल को कैसे पॉजिटिव लिया, क्योंकि वहां भी हम भी ऐसे दोस्तों के साथ जाते थे। वैसे क्लाइंट आपको सुने ना सुने, गाड़ी में से तो भाग नहीं सकता। आपके पास वो 4, 5, 3 घंटे जो भी है आपके पास फुल मौका है, और आपकी बात कैसे प्रेजेंट करते हो। इसको ये भी ना लगे कि इंश्योरेंस सेल कर रहा है, उसको लगे उसकी जरूरत है। इन्होंने वही किया, इन्होंने बताया कि यार क्या बात कर रहे हो, आपका पेट गड़बड़ है, ये है, कल को कुछ भी हो सकता है,
और आपने मेडिक्लेम लिया, 1 मिनट में उसको क्लिक किया और प्रीमियम दिया, फिर वहां तो उन्हें प्रीमियम भी नहीं पूछा, उन्हें तो यही कहा ना बीमा कर दे। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, आप उसको कैसे कैश करते हो। और देखो आपका काम है इंश्योरेंस का, तो इसमें कोई शर्माने वाली बात तो है नहीं। एक वो एग्जांपल मैं देता हूँ, एक बच्चा बीमार था, हमेशा बीमार रहता था, उसको कोई खाना पीना लगता नहीं था, पेरेंट्स को हमेशा तकलीफ रहती थी कि कुछ भी खाया पिया इसको लगता नहीं, तो वो डॉक्टर के पास लेके गए उसको। डॉक्टर ने एक मेडिसिन दी, कह रहे थोड़ी कड़वी है, बच्चा तकलीफ से पिएगा, तो लेकिन ये पिएगा तो ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। पेरेंट्स ने पहले से ही सोच लिया ये तकलीफ से पिएगा, इसके हलक में उतारनी जरूर है ये। वो क्या करते थे पेरेंट्स, दवाई ला के रख देते थे चम्मच, और वो ला के माँ उसके पैर पकड़ती थी, माँ उसका पेरेंट, उसका फादर उसका मुंह पकड़ता था और जबरदस्ती से उसके मुंह में उसको दवाई को डालता था। रोज का ये जद्दोजहद चलती रही। एक दिन उस कश्मकश में वो चम्मच नीचे गिर गया। अब चम्मच नीचे गिर गया, गंदे चम्मच से कैसे पिलाते, तो फादर चम्मच लेने चला गया वहां पे किचन में, तो मदर भी कुछ लेने चली गया, इतना है तो बच्चे ने बोतल मुंह पे लगा के पी रहा। वो कह रहे यार हम तो इतने जद्दोजहद से तेरे को दवाई पिला रहे हैं, तू पीता नहीं, अब तू खुद उठा के पी ले। कहता मुझे दवाई पीने में तो कभी दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से आप पिलाते थे वो दिक्कत है। क्लाइंट को बीमा तो चाहिए ना, और सबकी जरूरत है, लेकिन जिस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं उसको लगता है मेरी जरूरत नहीं है, इनकी ज्यादा जरूरत है, इनको ज्यादा फायदा है। फायदा किसको है, क्लाइंट को है हमें? नहीं, हमें फायदा है। क्लाइंट का क्या फायदा है? बीमा बेचने के लिए हमारा फायदा है। नहीं बेचोगे बीमा तो हमारे बच्चे तो सड़क पे आ जाएंगे। नहीं सर, आप बीमा नहीं बेचते तो कोई और काम करते, कोई ना कोई काम Yes. तो कर, तो इसलिए हमारा फायदा नहीं है, वो आपकी सर्विसेज है जिसके बदले में आपको बेनिफिट मिल रहा है। राजेश चेतन जी के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों आप ये देखो, आप इस प्रोफेशन में है, इसमें नहीं होते, किसी और में होते, जहां भी होते आप सर्विसेज देते हैं और आपको उसी का रेन्यूमरेशन मिलता है जो भी आप सर्विसेज देते हैं। तो इसमें कभी नहीं सोचना इसमें मेरा फायदा है, आप सर्विसेज दे रहे हैं क्लाइंट को और वो क्लाइंट का ही बेनिफिट है उसके अंदर, क्योंकि क्लाइंट उतना अवेयर नहीं होता जितने आप अवेयर होते हैं। ये आपका सब्जेक्ट है और मैं आप चाहूंगा प्रधान राजेश चेतन जी को एक बार आप आए। नमस्कार। माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा रात को बहुत लेट हो गया था, किसी शादी में था गुड़गांव में, तो मुझे लगा कि मुझे जाना जरूर चाहिए। मैं आपके बीच में विलंब से उपस्थित हुआ हूँ। मेरा स्वभाव लेट जाने का नहीं, ये आपको पता ही। मैं एक्सपीरियंस पहले से करना चाहता हूँ। मैं भी 2 दिन एस्कॉट हॉस्पिटल में एडमिट था। लोगों को पता है भाई, 2-3-4 दिन चल जाएंगे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि बिजनेस, सर्विस, इंश्योरेंस ये सब करना है, पर ये हेल्थ की कॉस्ट के ऊपर नहीं करना। आप जिंदा हैं तो सब चलेगा, आप जिंदा नहीं है तो कुछ नहीं चलेगा। हमारा बिजनेस यही है ना, ये समझाते हैं लोगों को जाके। 6 साल पहले MDRT मीट में होटल लीला में मेरा लेक्चर था। मेरे से पूछा गया किस विषय पर बात करो, मैंने विषय दिया था राम नाम सत्य है। कुछ लोगों को पता होगा। MDRT वाले बोले ये कोई सब्जेक्ट होता है? मैंने कहा सब्जेक्ट ही है ये। और जो लोग उस लेक्चर को जिन्होंने सुना होगा मेरे लेक्चर को, वो कह रहे थे ये तो कमाल कर दिया कि बीमा एजेंट राम नाम सत्य है, यही हमारा टैगलाइन है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आज इस सुबह सुबह की कक्षा में
वर्ष में कितने लोग यहाँ ऐसे हैं साल में एक बार कोई प्रॉब्लम समझे या ना समझे, कोई प्रॉब्लम हो या प्रॉब्लम ना हो, पर अपना डॉक्टर पे जाके, हॉस्पिटल में जाके मेडिकल चेकअप जरूर करवाते हैं? ऐसे कितने लोग? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 25% लोग भी यहाँ जो बैठे हैं वो मेडिकल चेकअप नहीं करवाते। क्यों अतुल भैया, मैं गलत तो नहीं कह रहा? ये प्रैक्टिस हम हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहे हैं, क्या लोगों को ज्ञान दें जब अपनी हालत इतनी खराब है। आज इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर मेडिकल चेकअप फ्री कर दिया कि नहीं कर दिया? बोलो यार। हर कंपनी कर रही है ना, क्यों कर रही है? उनका तो खर्चा ही होगा ना। उनको ये पता है कि मेडिकल चेकअप इसका होता रहेगा तो कैंसर स्टेज 4 का जो क्लेम हमको देना पड़ेगा, एक दिन विस्फोट होगा, उससे हम खुद ही बचेंगे। मेरी बात को मैं समझा पा रहा हूँ, समझा पा रहा आपको? बिल्कुल जी। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे सब मित्रों से, साल में एक बार आप अपना भी और अपने परिवार का भी, खास तौर से जो 45 प्लस है, यहाँ पर जितने भी 45 प्लस है, वो साल में एक बार मेडिकल टूरिज्म के लिए, इसके मैंने नाम दिया है मेडिकल टूरिज्म, आप हॉस्पिटल जरूर जाएं, मेडिकल चेकअप करवाएं। आप सबके लिए ये सुविधा भिवानी परिवार मैत्री संघ से चल रही है, लंबे समय से चल रही है। गंगाराम हॉस्पिटल से टाई अप है, कोशिश करेंगे कि वो FPRT के नाम से भी टाई अप हो जाए। मेरी बात इस बार हो गई, मैंने कहा था। हाँ वो होगा। जब तक ना हो तब तक आप काम को रोकना नहीं। भिवानी परिवार मैत्री, मेरा मोबाइल नंबर सबके पास है? किसके पास नहीं? सबके पास। आपके पास नहीं? 981 लिखो भाई, मेरा नंबर लिख, इसके ऊपर भाई सुनील भाई, मेरे को फोन करना, आधार कार्ड भेजना, मोबाइल नंबर भेजना। आपके घर पे कुरियर से उसी दिन मेरे ऑफिस से चिट्ठी गंगाराम हॉस्पिटल की रवाना हो जाएगी। 5,500 रुपए का चार्जेस मेल मेंबर का है, 6,500 का फीमेल का है। सुबह 9 बजे आपने एडमिशन लेना है हॉस्पिटल में, ब्रेकफास्ट सबको वहीं पर मिलेगा। 2 बजे आप घर जाके लंच कीजिए, छुट्टी हो जाएगी हॉस्पिटल से। नेक्स्ट डे जाके रिपोर्ट ले आइए। मैं यही मेडिकल चेकअप करवाने के लिए गया था और मेरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकली, तो मैं उसके आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 दिन फिर मैं एस्कॉर्ट में एडमिट हुआ। वहां जब मेरी एंजियोग्राफी हुई, डॉक्टर ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं राजेश भाई, आप आराम से घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको रिपोर्ट्स गलत आई। तो तसल्ली हो गई ना? वाह। उन्होंने कहा कि ये पर्टिकुलर ये रिपोर्ट TMT कभी मत करवाना जिंदगी में, जब भी करवाओगे पॉजिटिव आएगा। जब भी TMT होगा पॉजिटिव है, तो इसे घबराने की जरूरत। तो मैं आपसे ये प्रार्थना करता, आज हेल्थ इंश्योरेंस की बात करने वाले हैं ना, इसलिए मैंने ये विषय रखा आपके सामने। हाँ भैया बोलिए। मैंने भी वाइफ का कराया 2 महीने पहले, तो मैंने ऑफिस में फोन किया था, आपके ऑफिस में। हाँ तो वहाँ से चिट्ठी मिली कि नहीं मिली? चिट्ठी मिली थी और ये सब हुआ है। तो मेरा वाइफ का अभी 2 महीने कैसा एक्सपीरियंस रहा? बढ़िया एक्सपीरियंस। फुल फैमिली का करवाया। आपने फुल फैमिली का? मैंने उससे पहले भी करवाया। गंगाराम में कितने लोग ये सुविधा से करवा चुके हैं? आपका भी अनुभव अच्छा रहा होगा मेरे विचार से। बहुत बढ़िया। आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया अनुभव रहा, भाई बहुत प्लीज अच्छा एक्सपीरियंस। प्लीज आज ही सुविधा को ले लो। ये घर की फैसिलिटी भिवानी परिवार भी आपका ही अपना है, ठीक समझ रहे हैं बात को? वहां की चिट्ठी लेके जाओ और आपके किसी क्लाइंट के लिए भी आप ये फैसिलिटी देना चाहो, यू आर वेलकम। ये उनके लिए नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, आप उनको करवा लो। आप तो है ही, आपका कोई रिश्तेदार हो, आपका कोई क्लाइंट हो जिसको ये फैसिलिटी देना चाहे, आप जरूर दीजिएगा। बहुत जबरदस्त है उनका सारा। एक बार उस सिस्टम से आप निकल गए तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि मैं मेडिकली बिल्कुल फिट हूं, राइट? विषय तो मेरे ख्याल से वही बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। दोस्तों मैं सर का नंबर एक बार बोल देता हूँ, 9811048542। राजेश चेतन जी, जिसको भी मेडिकल के लिए इनको सर को फोन करें। अब मैं लास्ट एक शेयरिंग हम लोग लेंगे, पुनीत जी को आगे बुलाऊंगा। हेलो एवरीबॉडी, माइसेल्फ पुनीत हैं, 255 ब्रांच गाजियाबाद से। मेरी एक शेयरिंग है, मेरे क्लाइंट मिस्टर सिंघल 15 साल पुराने क्लाइंट हैं। उनसे जब भी रेफरेंस की बात करो यार,
कोई जानता नहीं, कुछ करता नहीं। छोड़, आपका कोई भाई है, ऐसा भाई तो है, नंबर दो उसका। बड़े मुश्किल से नंबर दिया उसका। उनके एक बहुत बड़े आदमी है, वो भी बहुत बड़े आदमी है, कम से कम 1000 करोड़ से ऊपर के आदमी है। उनसे मैं मार्च में मिल के आया, सब कुछ बात हुई। मैंने मेडिकल कोर्सेज को स्टार्ट करें एंट्रेंस के लिए। मेडिकल कोर्स की बात करें, कहते हैं अगस्त में होती है, अगस्त में बात करेंगे। तो मैंने अभी इससे 1 महीना पहले जुलाई में बात करी, बात करते रहे, कहते नहीं अब तो ये दिसंबर में होती है। उन्होंने पॉलिसी व्हाट्सएप कर दी मेरे को। उस पॉलिसीज के लिए मैं 2 बार मिल के आया, 4 से 5 घंटे फिजिकली मिल के आया, बात करी। इतना जनरली मैं किसी हम पॉलिसीज के लिए बात नहीं करते, मेडिकल पॉलिसी करने के लिए। उस पॉलिसीज में उस आदमी ने इतने क्वेश्चन पूछे, और कोई आम एडवाइजर होता वो हाथ जोड़ देता, जी आप क्यों से देख लो। मैं लगा रहा। वो भी हफ्ता पहले डील क्लोज हुई है वो, और क्लाइंट सेटिस्फाइड है। और बाकी प्रीमियम्स की बात हुई, वो तो अलग की बात है। लेकिन फॉलोअप बहुत, इतना फॉलोअप हम जनरली किसी मेडिकल इंश्योरेंस के लिए नहीं करते। एक बड़ा क्लाइंट था, इसलिए हमने करा, और होपफुली और भी बिजनेस उससे आएगा। थैंक यू पुनीत जी। ऐसे ही सब लोगों के हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, और आने से पहले अगर क्लास में ये सब चीज़ें लाओगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपको कई बार लगेगा कि हमें क्यों बोलना है, लेकिन इससे बहुत फायदा होता है। जब आप आगे आते हो ना, अपनी शेयरिंग करते हो, एक अलग सा कॉन्फिडेंस लेके जाते हो, और किसका कितना फायदा होगा उससे वो सामने वाले को पता होता है, आपको नहीं पता होता। लेकिन आपको अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना होता है। अब मैं आमंत्रित करूंगा अतुल जैन जी को अभिषेक गोयल जी के इंट्रोडक्शन के लिए। अतुल जी, वेलकम अतुल जी। जो आज के स्पीकर हैं वो मेरे छोटे भाई हैं, अभिषेक राम गोयल। हम लोग 10-12 साल से एसोसिएटेड हैं, और मैं इनकी जो ग्रोथ है ना उसको देख रहा हूँ कि कैसे, क्योंकि 8-10 साल पहले हम एक बार किसी टेस्ट सेंटर पे मिले थे, और जब हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, फिर 1-2 बार टाटा के टूर्स में इंटरनेशनल मिले, और उसके बाद फिर जब हमारी दोस्ती थोड़ी सी और आगे बढ़ी, तो मैं इनकी ग्रोथ को देख रहा हूँ। और ग्रोथ जो देखो सर, ग्रोथ को सब दुनिया देखती है, लेकिन जो ग्रोथ के लिए एफर्ट्स है ना वो बहुत कम लोग देखते हैं। मैं जो उनका डेडिकेशन वर्क की तरफ देखता हूँ, वो मैं आप यकीन मानना कि अभी वैसे ही जब पूरा अपना कवर करेंगे, कोविड में जब लोग अपने घर वालों को नहीं पहचान रहे थे, ये हॉस्पिटल में जाकर के लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। इस लेवल पे जाकर के जब आप किसी फैमिली को सपोर्ट करोगे, और जब हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी, ये अरेंज करने में लगे थे, और मतलब एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल क्लाइंट को किसी रिलेटेड क्लाइंट को लेके जा रहे थे। तो जब आप इस लेवल पे यदि किसी के लिए काम करोगे तो फिर भगवान भी आपका साथ देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं देख रहा हूँ कि अभिषेक जी ने की कोई 5 करोड़ से ऊपर की हेल्थ की किटी है, और जो कि 5 करोड़, मैं इसके 5 करोड़ पे थोड़ी ये तालियां कम समझ रहा हूँ, क्योंकि एक जो सरकारी जो गवर्नमेंट ऑफिसर डेवलपमेंट ऑफिसर होता है उसका भी 1.5-2 करोड़ का टारगेट होता है, जिसके पास 60-70 एजेंट्स होते हैं, और एक 1 मैन आर्मी जो 5 करोड़ से ऊपर का यदि कोई हेल्थ का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, तो मेरे ख्याल से तालियां तो उनसे अच्छी। HDFC अर्गो और टाटा AIG के अंदर ही इज अथॉरिटी बेसिकली। यदि इन्होंने किसी भी चीज में इनको पहली बात, एक क्वालिटी जो हम लोगों को आपस में सब लोगों की रही है कि यदि इन्हें लगता है कि क्लेम पेबल है, फिर दुनिया की कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं है जो उस क्लेम को रिजेक्ट करती है। तो इस लेवल पे ये काम करते हैं। जब वो टाटा AIG के साथ बड़े लेवल पे काम करते हैं, HDFC के साथ अच्छे बड़े लेवल पे काम करते हैं, ओरिएंटल की एक एजेंसी चला रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, और वहाँ पे भी इनका जो हेल्थ में तो थोड़ा सा काम उन्होंने अभी मूव किया है, लेकिन जैसे मेरीन का काम है या फायर की पॉलिसीज वगैरह, वो भी बहुत अच्छे लेवल पे काम है। मोटर इंश्योरेंस में बहुत बड़ी पकड़ है, पैन इंडिया के अंदर ये इंश्योरेंस करते हैं। मैं अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं भाई अभिषेक राम को इनवाइट करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग हम खड़े होकर के उनको वेलकम करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग।
अतुल जी ने जो बातें कही हैं मैं समझता नहीं, मुझे नहीं पता कि बातें जो अतुल जी बता रहे हैं। और आप सबका धन्यवाद, आपने सर मुझे जो है मौका दिया इस बारी अपने बीच में उपस्थित होने का। और जैसा अतुल जी ने बताया कि हम 10-12 साल से साथ में हैं, दोस्त हैं, और एक सेंटर पे मेडिकल लाइफलाइन के अंदर डायग्नोस्टिक सेंटर में ये भी अपने क्लाइंट के साथ आए हुए थे। मैं भी LIC की अपने क्लाइंट के साथ आया हुआ था, बड़ा क्लाइंट का चेकअप कराने के लिए। पहले तारीख बाद में मेरे पाली में ट्रिप पे मिले 2-3 बार साथ में, तो अतुल जी के साथ दोस्ती होती रही। और अतुल जी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैंने अतुल जी से क्या सीखा है, अतुल जी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। ऑफिस में मेरे पास 4-5 जनों का स्टाफ होता था। इस स्टाफ को कैसे 8 करना है, 10 करना है, 12 करना है, बिना ड्राइवर के नहीं चलना है, ये सारी चीज़ें अतुल जी ने बताई। जब मैं अतुल जी से मिला तो मेरा ऑफिस भी रेंटेड था कि अपना ऑफिस होना चाहिए। उन्होंने मोटिवेट करा, मैंने अपना ऑफिस भी परचेज करा। गांधीनगर में मेरा ऑफिस है, दिल्ली में, और मेरी LIC की ब्रांच है 114 में LIC का काम है। स्टार्टिंग LIC से ही थी। 2012 में USA गया था LIC की तरफ से, फिर कनाडा गया। तब से हर साल 2 एजेंसी है, 2 में MDRT हो रही है। एक मेरे अपने नाम से मेडिक्लेम का काम ना, हम आज जो चीज़ें मैं कवर करना चाह रहा हूँ सभी लोग करते हैं। हम लोग सभी मेडिक्लेम कर रहे हैं, सभी सर्विसेज भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम मेडिक्लेम करके सर्विसेज नहीं दे रहे, सभी लोग सर्विसेज भी दे रहे हैं और सभी अपने क्लाइंट का ध्यान भी रखते हैं। मेरी जो सारी बातें आपको जो मिलेंगी वो सब मैं आज जो समझाना चाह रहा हूँ कि सर्विसेज हमें, किन बातों को हमें सर्विसेज में ध्यान रखना है। और सर्विसेज देते टाइम हमें बिल्कुल भी ये फील नहीं होना चाहिए कि हम ये इतना सब कुछ कर रहे हैं, हमारी कॉस्टिंग यहाँ पे लग रही है, हम इतना पैसा क्लाइंट के ऊपर खर्च कर रहे हैं, इसका हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो रिजल्ट जो गेन करा है, वो अगर हम कॉस्टिंग को देखेंगे तो सर कहीं कंपैरिजन में ही नहीं है। जितनी हमने सर्विसेज, और कभी भी सर्विसेज देते टाइम ये नहीं सोचा कि इसका रिजल्ट आएगा ही आएगा, वो ऑटोमेटिक अपने आप बाद में रिजल्ट आता गया। तो मुझे फिर ये फील होने लगा कि हम इस तरीके की सर्विस क्लाइंट को दे रहे हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तो क्लाइंट का हमें उसका जरूर आउटपुट मिलेगा। मतलब क्लाइंट को हमें ये फील करा देना है। सब क्लाइंट्स को पता है कि हम जो बीमा हम बेच रहे हैं, जो इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, उसमें हमें कमीशन मिलती है। और कुछ क्लाइंट्स को उससे तकलीफ भी है, कुछ को पता है, लेकिन वो हमें मिलती है। सर्विस ऐसी होनी चाहिए कि क्लाइंट क्लेम के टाइम पे ये फील करने लग जाए कि इसको क्लेम दिलाने में कितनी कमीशन मिलती है। सर्विस का लेवल ऐसा हो जाए कि क्लाइंट ये सोचने लग जाए कि ये इसको मुझे क्लेम दिला रहा है, इसको इसमें भी जरूर कोई ना कोई कमीशन मिल रही है, इस लेवल की दिलाएगी। कई क्लाइंट्स ने मुझे ये बात बोल दी। मतलब ये जो घड़ी मैंने पहनी हुई है, मैंने मना करा क्लाइंट को, मैं लूंगा नहीं ये घड़ी, मैं लूंगा नहीं, तो लेकिन उसने अपनी मदद से मुझे घड़ी दिलाई। तो मतलब ऐसे कई गिफ्ट जो है, मतलब हमें कोई क्लाइंट से कोई हमें उसकी अपेक्षा नहीं रखनी, पैसे नहीं चाहिए हमें, कोई हमें सर्विस चार्ज नहीं लेना, लेकिन कई ऐसी चीज हो जाती है जो क्लाइंट देता है वो मना नहीं करी जाती। तो ऐसी कई ऐसे गिफ्ट हैं, कई चीजें जो क्लाइंट खुश होकर, और सबसे बड़ा गिफ्ट होता है कि जब क्लाइंट हमारा नाम कहीं रेफर कर दे, और वो हमें उसी लेवल पे जाना है। क्योंकि अभी जैसे सबने बताया अपने जो कि इन्होंने अभी जो 3-4 कॉल्स करी, और उसके अंदर इन्होंने बैठे बैठे कॉल करा, बॉम्बे करा या यहाँ पे करा। कोविड के अंदर हमें इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी हुआ कि हमें इंश्योरेंस का काम हम बैठे बैठे कर सकते हैं। नहीं पहले ही होता था कि किसी ने बोला LIC करानी है, हम पूछते थे सर आप कब मिलोगे, कहाँ पे मिलोगे, कितने बजे आना है। अब हम सारी चीज़ उनसे फ़ोन पे समझ लेते हैं, और फ़ोन पर ही हम मैक्सिमम कॉल्स को जो है क्लोज भी कर लेते हैं, चाहे कितने बड़े से बड़ा इंश्योरेंस हो। और ये सब चीज़ें हमें कोविड के बाद एक्सपीरियंस हुआ, हमें इसमें कॉन्फिडेंस भी आया कि हम ये सारी चीज़ें सेल कर सकते हैं। तो यहीं से मैं अपनी स्टार्टिंग करूँगा। सर मैं मेरा ये फर्स्ट टाइम मैं स्पीकर आ रहा हूँ, तो कुछ पॉइंट्स नोट करके लाया। अच्छा, जो बढ़िया बात। तो देखो ना, हमने अभी जरूर 3-4-5 सालों से गोपीनाथ सर की क्लास अटेंड कर रहे थे, जो अतुल जी ने मेरे को ज्वाइन कराई थी। इससे पहले तो कहीं पे कोई ऐसी एक्सपीरियंस था नहीं, धीरे धीरे अपने क्लेम से ही सारी चीज़ सीखी है। तो वही मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मुझे, अगर हम लोग सब जरा यहाँ पे जो है, मतलब सभी लोग मेडिक्लेम का काम करते हैं, मेडिक्लेम का सभी जनरल इंश्योरेंस का करते हैं, सभी के क्लेम्स भी आते हैं। तो एक बात ये बताओ, जब गाड़ी का क्लेम आता है किसी का, जब गाड़ी का कोई क्लेम आता है, तो उस गाड़ी के क्लेम में क्लाइंट के अलावा किसी रिलेटिव को पता लगता है कि इसका गाड़ी का क्लेम आया है, अगर वो चोरी का केस ना हो। अगर वो चोरी का केस है तो जरूर पता लगेगा, अगर चोरी का केस नहीं है तो शायद किसी को पता लग जाए, तो अलग बात है। लेकिन अगर कोई मेडिक्लेम का केस आता है तो उसके 2-4-5-10 रिलेटिव्स को, दोस्तों को पता लगता है, पता लगता है ना, ज्यादा को लगता है, पूरे मामले को पता नहीं। गाड़ी का अगर क्लेम आता है ना, बड़ा भी क्लेम आता है, हमने 10-10, 15-15 लाख की गाड़ी के क्लेम दिए, नहीं पता लगता लोगों को। अगर गाड़ी का चोरी का केस है तो जरूर कुछ लोगों को पता लगता है, वो भी मेरी एक स्टोरी के अंदर बताऊंगा, उसका भी क्या बेनिफिट हुआ। लेकिन मेडिक्लेम का अगर कोई क्लेम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन एडमिट है, तो मेडिक्लेम के क्लेम के अंदर पता लगता है। तो मेडिक्लेम के क्लेम में क्या होता है, जो क्लोज रिलेटिव होते हैं वो हॉस्पिटल में साथ में जाते हैं, और वहाँ पे सब बातें होती हैं
अब वहाँ पे दो चीज़ें होती है, 99% लोगों का आज की डेट में मैं मानता हूँ जो अच्छे हॉस्पिटल्स में जाते हैं मेडिक्लेम होता है। अब वहाँ पे अगर कोई आदमी जो एडमिट है, जो उसके रिलेटिव अगर वो बाहर बहुत कंफर्टेबली बैठा हुआ है, सब चीज़ें मेहमान आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको चाय नाश्ते के बारे में ध्यान रख रहा है, तो एक अलग टाइप का और होता है। और अगर वही आदमी बारी बारी कह रहा है यार अप्रूवल नहीं आ रहा है, टीपी में जा रहा है, देख रहा है, ये चीज़ है, पेपर करना है, तो एक डिफरेंट टाइप की बात हो जाती है। तो ये वहीं पर ही हमारी सेल जो है वो इम्पोर्टेंट रखती है, हमारी सर्विस इंपॉर्टेंट करती है कि एक हमारे क्लाइंट कोई बैठा हुआ है, उसके पास हमारी तरफ से लगातार मैसेज जा रहे हैं कि सर हमने आपका ये अप्रूवल करा दिया, ये क्वारी थी, हम देख रहे हैं, ये चीज़ चला गया है, ये चीज़ आ रही है। और अगर दूसरी तरफ वही क्लाइंट परेशान हो रहा है कि वो बारी बारी एजेंट को फ़ोन कर रहा है, तो उनके जो रिलेटिव्स हैं वो इस चीज़ को वॉच कर रहे हैं कि ये कितना परेशान हो रहा है। तो मेडिक्लेम का जब भी क्लेम हमारे पास आ रहा है तो हमें ध्यान रखना है हर चीज़ का कि क्लाइंट को आपको फ़ोन ना करना पड़े, हमें क्लाइंट को फ़ोन करना है और हर बात का ध्यान रखना है। मेरे पास जैसे ही मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी क्लाइंट से कि जब भी आप कभी हॉस्पिटल में जाओगे, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी टाइम हो, आप मुझे सिर्फ एक फ़ोन करोगे। अगर मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ तो आप मुझे मैसेज करोगे और मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ तो मेरे जैसे 3 नंबर है, हर फ़ोन ऑटोमेटिक किसी ना किसी नंबर पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। 4-5 बैल बजती है, फिर मेरे दूसरे मेंबर पे चला जाएगा, दूसरा फ़ोन मिलाया मैंने नहीं उठाया, वो तीसरे टीम मेंबर पे चला जाएगा। तो मेरा फ़ोन 99% पिक होगा ही, मैं नहीं करूँ तो कोई और करेगा। उसके बाद भी क्लाइंट को कह रखा है कि आप मैसेज करोगे। जैसे ही क्लाइंट का पता लगा कि वो हॉस्पिटल में जा रहा है, इमीडिएट पॉलिसी क्लाइंट के पास व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगी। अगर वो पेशेंट का नाम पूछ लेते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड पेशेंट का चला जाएगा, प्रपोजल है वो चला जाएगा। अब ये सारी चीज़ इसलिए हम भेज पाते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ हमारे पास हमने हैंडी रखी हुई है। एक बार इसको थोड़ा रिपीट करना, क्या क्या चला जाएगा? जैसे ही क्लाइंट ने फ़ोन करा कि मैं हॉस्पिटल में नोट करने की बात है ये सब। अगर हॉस्पिटल में वो इमीडिएट जा रहा है, कोई इमरजेंसी केस है, तो भी उसके पास पॉलिसी चली जाएगी इमीडिएट, विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट। और अगर हमने उससे पूछ लिया कि कौन पेशेंट एडमिट हो रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है जो फ़ोन कर रहा है वो खुद ही पेशेंट हो, तो उस पेशेंट का आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो उस पॉलिसी में प्रपोजल है उसका भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये चारों चीज़ क्लाइंट के पास इमीडिएट चली जाएगी ऑटोमेटिक बेसिस के ऊपर, चाहे उसकी जेब में है या नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से चली जाएगी और 99.99% केसेस में चली जाएगी। क्योंकि हम जब क्लाइंट की इंश्योरेंस कोई भी करते हैं तो सारा डाटा सेव करते हैं और सारे डाटा को ना मेल पे सेव करते हैं। मैं एक चीज़ मैं बता दूं, मेरे को जो है एजुकेशन के मामले में सचिन तेंदुलकर और मेरी सेम ही है, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, हमारे में सारी चीज़ कॉमन है। तो मैंने क्या तरीका कर रखा है, मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना सब मेल पे सेव करता हूँ। अब मेल पे क्या हुआ सर, 5-6 साल पहले साइट ही करने लग गया, तो जीमेल का साइज खरीदने लग गया, 2000 रुपये साल, 3000 रुपये साल, चलो साइज भी अभी फिर वो भी साइज बढ़ने लगी, हर साल दे रहे हैं। तो मैंने क्या करा, सबकी ना मेल्स अलग अलग बना दी। एक मेल बना दी, जैसे मेरी कंपनी का नाम स्मार्ट गेन है तो policies@smartgain.com, एक बना दी डॉक्यूमेंट्स की, documents@smartgain.com, एक हमने बना दी इसकी जैसे जो अपनी जो नॉर्मल मेल्स हैं उसके लिए बना दी। मतलब जिस चीज़ की भी आपको लगे उसकी एक अलग मेल बना दो और एक अपने मोबाइल के ऊपर सारी मेल्स मिल जाती है, चाहे जीमेल की बनाओगे या कोई भी चीज़ है। तो क्या हो गया, वही मेल आएगी मेरे 15 जनों में, 12 जनों में, जितने भी स्टाफ में सब जने सबके पास चल रही है। अब मुझे अतुल भाई की कोई मेरे को गाड़ी की पॉलिसी निकालनी है बात करते करते इनसे, तो मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट में जाके अतुल भाई का गाड़ी के 4 डिजिट नंबर डालूंगा, वो पॉलिसी आ जाती है। बात करते करते 2 फोन कैरी करता हूँ, दूसरे फोन से सामने वाले क्लाइंट के पास चली जाती है। क्या बात? तो इसी तरीके से पॉलिसी आधार का अब सिस्टम में डॉक्यूमेंट में सेव कर रहे हैं, लैपटॉप ऑन करना पड़ेगा, कहीं गूगल ड्राइव पे जाना पड़ेगा। बताते हैं मेरे ब्रदर इन लॉ सारे जो है सब इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो कहते हैं आई क्लाउड पे सेव करो, लेकिन आप लोग करो जहाँ पे भी ईजी है। मेरे को जहाँ सेव लगता है मैंने वहाँ कर रखी है कि मेल हमारे पास सबके पास ईजी है, तो सब स्टाफ कोई भी है वो पॉलिसी मेल भेज देता है। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि क्लाइंट अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है तो हम उसके पास पॉलिसी भेज देते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड भेज देते हैं और उससे पूछ भी लेते हैं कि किस हॉस्पिटल में जा रहा है और किस प्रॉब्लम के लिए जा रहा है। अगर हमें आइडिया है कि वहाँ पे हमारा डायरेक्टली कैशलेस टाइप है तो हम उसको वो भी गाइड कर देते हैं, और अगर उसको हमें लगता है कि नहीं है तो बता भी देते हैं कि वहाँ पे कैशलेस टाइप नहीं होगा, आप किसी और में जाना चाहो तो वहाँ जा सकते हो, अदरवाइज रिइंबर्समेंट में आपको अमाउंट मिल जाएगा। क्योंकि कई बार क्लाइंट की चॉइस होती है, वो अपने किसी पर्टिकुलर डॉक्टर से, स्पेशली प्लान सर्जरीज के अंदर, इमरजेंसी में तो वो जहाँ भी जा रहा है ना हमें मना करने का राइट है, ना वो मानेगा, उसे जहाँ जाना है वो जाएगा फर्स्ट एड की पहले या हेल्थ का। लेकिन जो प्लान सर्जरीज है उसमें क्लाइंट उसके पास टाइम होता है सजेस्ट करने का कि एस्पॉट में नहीं है तो अपोलो में चला जाऊँ, अपोलो में नहीं है तो गंगाराम में चला जाऊँ, फोर्टिस में चला जाऊँ, मैक्स में चला जाऊँ, तो वहाँ पे हम उनको सजेशन दे सकते हैं। जब अनप्लान्ड है इमरजेंसी केसेस में तो आप क्या ऐसा देखते हैं कि कैशलेस है या नहीं है? सर अपनी जो नॉलेज है सर उससे पता लग जाता है कि हमें आज की डेट में ना देखिए मैक्स है, फोर्टिस है, गंगाराम है, ये तो सभी जानता है, इन सब में तो आपको 99.99% सभी कंपनीज का मिलेगा। अब दिक्कत आती है जो छोटे मोटे जो नर्सिंग होम्स हैं, तो मैं एक सजेशन ये भी है, अगर हम बड़ी अच्छी कंपनीज का काम कर रहे हैं ना, टाटा का है, HDFC का,
तो इन सब में ना मतलब क्लाइंट को ये सजेस्ट ही करो कि बड़े हॉस्पिटल्स में जाए, अच्छे हॉस्पिटल, इमरजेंसी में है तो मजबूरी की बात है, कहीं पे कोई नर्सिंग होम में चला जाता है कुछ है तो वो डिफरेंट। लेकिन अभी 99% जो अच्छे नर्सिंग होम्स है जिनका कोई मतलब जो है ना फॉल्स, जिनका रिकॉर्ड नहीं है, उनमें भी अच्छी कंपनीज के सब पे टाइप होते जा रहे हैं। मैंने अपने यहाँ गांधीनगर में गिरधर कॉलोनी में देखा है, गोयल है, मूंगा है, कई सब में टाटा के HDFC के टाइप आ गए। और अगर नहीं है तो सर बाद में तो रियम्बर्समेंट में जाना ही पड़ेगा। लेकिन रियम्बर्समेंट में भी हमें एक ध्यान रखना है, अगर सरकारी कंपनी की आपने पॉलिसी दे रखी है ओरिएंटल, नेशनल, यूनाइटेड, न्यू इंडिया की, तो उसमें क्लेम इंटीमेट करना बहुत जरूरी है। अब उसमें क्लाइंट इंटीमेट नहीं करेगा, उसमें हमारी ड्यूटी है इंटीमेट करनी है। फिर हम क्लाइंट से ध्यान रखेंगे, उससे पूछेंगे किस टाइम एडमिट हो रहा है, क्योंकि सरकारी कंपनियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है बाद में कि आपने इंटीमेट नहीं करा। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर सरकारी में जा रहा है तो इमीडिएट हमें इंटीमेट करना है, उसे डिटेल लेकर सारी ये इंटीमेशन वहाँ पे भिजवाना। अब जैसे जैसे अब मुझे ये आइडिया नहीं है कि किसके पास कितनी टीम है और क्या चीज़ है, लेकिन अगर हमारे पास टीम है तो हमें ना एक क्लेम का ग्रुप भी बनाना चाहिए। अब जैसे मैं इस टाइम क्लेम्स को नहीं देखता हूँ, बिल्कुल भी 4 जने हैं जो सारे क्लेम्स देखते हैं। जैसे ही कोई मेरे पास अगर फ़ोन आ गया कि मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, मैं इमीडिएट उसको तो भेजूंगा ही भेजूंगा, साथ में उस ग्रुप में भी डाल दूंगा ये आदमी यहाँ पे जा रहा है। तो जो मेरे यहाँ जो कैशलेस जो बंदा देख रहा है वो डायरेक्टली उनके साथ फ़ोन करेगा और वो कहेगा सर आपको कोई भी तकलीफ है, अब आप मुझे फ़ोन करोगे, अगर मेरे से अनसेटिस्फाइड हो तो आप अभिषेक को फ़ोन करो। तो फिर मेरे पास वो फ़ोन ही आना बंद हो जाता है कैशलेस का, मुझे मेरे पास फ़ोन ही नहीं आता सर दोबारा, क्योंकि वो जो लाइन ऐसी बोल देती है ना, और फिर वो अपने व्हाट्सएप से हाई लिख के भी भेज देता है कि सर ये मेरा व्हाट्सएप भी नंबर है, अब आप कोई भी काम है मुझे कॉन्टैक्ट करोगे, मेरे से अगर आप अनसेटिस्फाइड हो तो आप डायरेक्टली आगे कॉल करो, अदरवाइज हर चीज़ का मैं उनको ऑप्शन दूंगा। फिर उसकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है सारे उसको फॉलो अप करना। लेकिन मुझे भी एक एक चीज़ का पता लगता रहेगा, जैसे ही उसके केस में क्वारी लगेगी तो हमारी टीम उसके अंदर ग्रुप में वो डालती है इस केस में ये क्वारी लगी, जैसे ही अप्रूवल जाएगा वो उसका हमारे ग्रुप के अंदर डाल देगा ये इसने का अप्रूवल किया, जिससे कि बाई चांस अगर मेरे पास क्लाइंट का फ़ोन आ जाए या मेरे को ही क्लाइंट को फ़ोन करना है या उनका कोई थर्ड आदमी मिल जाए, क्योंकि सब हमारे कॉमन क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट का अगर कोई थर्ड आदमी से मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए इसके केस के अंदर क्या चल रहा है, कोई क्वारी तो नहीं लगी हुई, कोई अप्रूवल तो नहीं जा रहा। तो हमने ग्रुप्स बना रखे हैं, कैशलेस का ग्रुप अलग बना रखा है और रिइंबर्समेंट के क्लेम का ग्रुप अलग बना रखा है। तो अगर हम लोग आपसे घर में अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं या फैमिली मेम्बर्स को हमने इन्वॉल्व कर रखा है, तो अगर कोई और सर्विस आपकी जगह पर दे रहा है, आप सेल्स में ध्यान दे रहे हो, हमारी ड्यूटी भी है सेल्स में ध्यान देना, लेकिन हमें पता अपडेट होना चाहिए कि जो आदमी हॉस्पिटल में उसका क्या चल रहा है, हमें ऐसा ना हो कि हमें ना पता चले। उसके बाद एक हमने और प्रैक्टिस कर रखी है, कई बारी अगर क्लाइंट फ़ोन नहीं उठा पा रहा कोई चीज़ है तो हम क्लाइंट को ना वॉइस नोट दे देते हैं। आजकल व्हाट्सएप में सबसे ईजी साधन है कि वैसे में वॉइस नोट नहीं देना चाहिए, तो भाई ने मुझे बताया कि ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन अगर कैशलेस के लिए अगर कोई हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी एडमिट और वो फ़ोन नहीं उठा रहा तो हमने बस स्पीकर का दबाया और उसको बता दिया कि सर आपके केस में क्वारी लगी है, मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए, आप इसका ध्यान रखें, या आपका इतने का अप्रूवल चला गया, एक 3-4 सेकंड लगते हैं वॉइस नोट दे दो, जिससे कि और बता भी दो कि सर आपका फ़ोन मिला रहा है, नहीं मिल पाया इसलिए आपको भी मैसेज आपको मिल जाए। उसके बाद एक चीज़ हमने और उसमें रिइंबर्समेंट के केसेस में स्पेशली है, किसी और में ध्यान रखने की बात है कि कभी भी ना क्लाइंट से हम पेपर अपने ऑफिस में नहीं मंगाते, कोई भी पेपर हो, कोई भी पेपर हो, हमारा ही टीम मेंबर जाएगा क्लाइंट के आगे रिइंबर्समेंट के पेपर है। कई बार क्लाइंट पेपर कम भी दे देता है, कई बार कोई बिल्स नहीं है जब हमारे यहाँ ऑफिस में आए हमने चेक करे तो उसके बाद भी चाहे एक भी पेपर है या 2 पेपर भी रहे तो हमारा ही आदमी जाएगा लेने। हम कभी भी कोई कुछ क्लाइंट्स हैं ऐसे जिनको पता है कि और वो भी ध्यान रखते हैं, तो जैसे उन्हें पता है कि चांदी चौक ओरिएंटल का ऑफिस है, अभिषेक का आदमी चांदी चौक रहती है, मेरी मार्केट प्लेस भी चांदी चौक है, तो वो कहते हैं चांदी चौक हमारी दुकान पे आ रहा है वहाँ से ले लेना। तो वो क्लाइंट की कर्टेसी है, वो हमारा इतना ध्यान रखते हैं कि मैं पीतमपुरा रहता हूँ, राजस्थली रहता हूँ या रोहिणी रहता हूँ और उनके यहाँ से भी कोई चांदी चौक आ रहा है तो वो चांदी चौक भेज देते हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि कोई भी पेपर हो हम क्लाइंट से आके मंगाएंगे, हम क्लाइंट से नहीं बोलेंगे कि आप मेरे यहाँ। अभी बात हो रही थी कि हमारे पास पोर्टेबिलिटी का बिजनेस आ रहा है, जैसे अभी भाई ने बताया पुनीत जी ने कि क्लाइंट ने इनको बोल दिया कि जुलाई में मेरी पॉलिसी ड्यू है, उसके बाद क्लाइंट ने कह दिया दिसंबर में ड्यू है। तो हम लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम लोग मिलते हैं कहीं कॉमन प्लेस पे अगर हम मिले और किसी क्लाइंट के यहाँ बैठे हुए उसने अपने किसी फ्रेंड से मिला दिया और उसने बोला इनसे मेडिक्लेम कराना, इनकी सर्विस अच्छी है, तो हम कैसे याद रखेंगे? मैसेज डाल चिप बना के फोल्डर में देते हैं, 2 से महीने में रिन्यू होता है, 1 महीना पहले देते हैं तो फॉलो कर देते हैं उससे। और कोई भी वे है कोई जो यूज़ कर रहा हो, जैसे मैं तो किसी की शादी में भी जाता हूँ और बाहर देखता हूँ गाड़ी खड़ी है, मेरा क्लाइंट है, गाड़ी आई है उसके 1 करोड़ की, तो इस बार तो इंश्योरेंस चलो हो गया, उसने हमसे नहीं पूछा, अब अगली बार ये गाड़ी का इंश्योरेंस मेरे पास आना है तो कैसे होगा? वाहन ऐप से डाउनलोड कर लिया। मैं तो क्या करता हूँ सर, मैंने बताया मेरी नॉलेज जरा जो है मेरे को जो सिंपल वे लगता है, सभी के मोबाइल में कैलेंडर होता है
और वो जीमेल से जुड़ा हुआ होता है, तो मैं 1 महीने पहले का रिमाइंडर लगा लेता हूँ जब भी मुझे पता लगता है, मैं उस डेट पे जाके लिख देता हूँ ये चीज़ है। और वो कैलेंडर क्या है, मेरे ऑफिस में सेम ईमेल आईडी चलती है, तो जितने भी 12-15 जनों का स्टाफ है वो 1 महीने पहले सबके पास सुबह 8 बजे 9 बजे जो भी टाइम लगाता हूँ उसके पास लिखवाने लगता है। जब भी मैं रिमाइंडर लगाता हूँ उसमें साथ में पूरी डिटेल लिखता हूँ कि ये किसकी शादी में गया था, किसकी गाड़ी लेगी थी या किसके मेडिक्लेम की बात है। तो वैसी प्रैक्टिस हो गई है कि ओवरऑल जो है महीने में 20-25 दिन कोई ना कोई रिमाइंडर ऑलरेडी पहले से ही वो लगता रहता है, चाहे कोई भी काम हो। अब जैसे किसी के बच्चे का पता लगता है कि ये इसका न्यू हुआ है, तो हमारी ड्यूटी है कि मेडिक्लेम में 90 डेज के बाद उस बच्चे को ऐड कराना। अब हमें पता तो लग गया इसके यहाँ न्यू मेंबर आया है, लेकिन 90 डेज के बाद वो तो याद नहीं दिलाएगा, तो हमें ऐड कराना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और हमारा प्रीमियम भी बढ़ रहा है इस बात में। तो मुझे जैसे जैसे अपने को पता लग रहा है हमने इनकी मेडिक्लेम करी हुई है, इनके न्यू मेंबर आया, तो लगा दो रिमाइंडर। मेडिक्लेम में हमारी ड्यूटी है, क्योंकि बच्चे नॉर्मली जरूरत पड़ जाती है बाद में बीमार होने की, वो हमसे कहेंगे यार आपने कवर ही नहीं कराया, तो हमारी भी ड्यूटी है, इसलिए हम उसका भी रिमाइंडर लगा देते हैं। प्रीमियम भी आता है 90 डेज के बाद उसको ऐड करा देते हैं। अच्छा, पोर्ट के अंदर अभी ना मैं पॉइंट उसको पोर्ट को कवर कर रहा हूँ। अब जैसे पोर्ट के अंदर क्योंकि बिजनेस पोर्टेबिलिटी का ज़्यादा बढ़ रहा है, तो पोर्ट के अंदर क्या हो रहा है कि जब भी पोर्ट के लिए हमारे पास कोई पॉलिसी आए तो उसमें हमें ये देखना है अपना ऑफर देने से पहले कि सामने वाले के पास जो पॉलिसी एग्जिस्टिंग चल रही है, क्योंकि वो तो कवर है ही ऑलरेडी, अब हमें उसको अपने पास लाना है, तो हमें ये देखना है कि पहले उसके पास कितना प्रीमियम में उसने क्या क्या कवर ले रखे हैं, पहले उसको स्टडी करना है, अपने पास डिफरेंशिएट बनाना है कि कितना प्रीमियम जा रहा था, कितना कवर है, हम कितना प्रीमियम मांग रहे हैं, हमारी क्या क्या कवरेज है। नॉर्मली हमारे प्रीमियम ज़्यादा ही होता है, लेकिन उसमें जो हमारे की पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट करके क्लाइंट को समझाना, जिससे कि क्लाइंट हमारे पास आ जाता है पोर्टेबिलिटी के अंदर। वैसे 50% तो वो कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होता है कि सर्विसेज के बहाने आना है, बाकी पॉइंट्स भी अगर हम समझा देंगे तो वो उसके बाद आ जाता है। फ्रेश केसेस के अंदर जब भी हम फ्रेश केस कर रहे हैं, जैसे भाई साहब ने फ्रेश केस करा अभी गाड़ी में बैठे बैठे रोने करा, कई बार ये तो एक मौके की बात थी जो उसने कहीं जो है कॉम्पिटिट नहीं करा, अदरवाइज फ्रेश केसेस के अंदर भी लोग 2-3-4 जगह पता करते हैं, तो उसके अंदर भी लुक्रेटिव ऑफर हमें क्लाइंट को बतानी है सारी चीज़ों का। और अभी राजेश सर ने बताया कि हर पॉलिसी के अंदर हेल्थ चेकअप होता है, और अब टाटा एआईजी की तो अच्छी ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसमें पॉलिसी आप आज से बेचोगे, लोग बेचते भी हैं, अगले ही दिन जाके 10,000 के हेल्थ चेकअप करा। आज आपने पॉलिसी बेची है और नेक्स्ट डे जाके आप 10,000 रुपये की हेल्थ चेकअप कहीं से भी करा लो, कहीं से भी, कोई फिक्स लैब नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप हम क्लाइंट को जब बताते हैं कि यार आपने 40,000 रुपये प्रीमियम दिए, 10,000 तो कल ही वापस आ जाएंगे, तो ऐसी कोई मार्केट में पॉलिसी नहीं है जो अगले दिन 10,000 आपको वापस देगी। तो इस तरीके की जब हम ऑफर्स क्लाइंट को बताएंगे ना, तो वो कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा। और उसी सेम पॉलिसी में 3rd ईयर में हम 25,000 भी वापस दे रहे हैं मेडिकेयर प्रीमियम के अंदर, पहले साल 10,000, दूसरे साल 10,000, तीसरे साल 25,000। एक क्वेश्चन बताइए, किसी की पॉलिसी की आपने, ठीक है, और उसको बोल दिया पॉलिसी पहले कर दी, और उसको बोल दिया कि आप मेडिकल टेस्ट करा लीजिए अगले दिन, और वो उसी वीक जाके मेडिकल टेस्ट करवा के आना, अब उसके अंदर डायबिटीज निकल आई या उसको और कोई इशू निकल के आए, तो क्या उस पॉलिसी में वो इंडोर्स होगा या नहीं होगा, या उसकी प्रीमियम बढ़ेगी या उसका वेटिंग पीरियड आएगा, उस केस में क्या होगा? तो देखो अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि क्लाइंट ने जाके हफ्ते 10 दिन बाद ही करा दिया। बाकी जो अंडर राइटिंग नॉर्म्स है सभी इंश्योरेंस कंपनीज के, जिस दिन हमने पहले दिन पॉलिसी करी है उस दिन अगर क्लाइंट अवेयर है, क्योंकि जब हम पॉलिसी करते हैं क्लाइंट से 3 चीज़ें पूछते हैं पहले, चाहे पोर्ट हो चाहे फ्रेश हो, कि आपको बीपी शुगर और थायराइड कोई चीज़ है क्या। अगर बीपी शुगर थायराइड वो हमें मना कर रहा है तो भी हम एक और क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि क्या आपकी कोई मेडिकल किसी भी वजह से आप एडमिट हुए हैं क्या हॉस्पिटल के अंदर, या कोई आपकी सर्जरी हुई है, मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं। अगर उसमें उसने सारी चीज़ नो कर रखी है तो हमने तभी उसको पॉलिसी सेल करी है। अदरवाइज टाटा एआईजी और सभी कंपनीज ने अच्छा ऑफर दे रखा है कि सारी चीज़ डिक्लेयर करो, शुगर की 20% लोडिंग ले लो, बीपी की 10% ले लो, थायराइड की लोडिंग है नहीं। कुछ कंपनीज में हो सकता है वो, कुछ में नहीं। तो हम सारी चीज़ अब हम अवेयर हो गए। पहले जरूर हो सकता है 8-10 साल पहले कभी नहीं पूछी हो, गलती हो गई हो, लेकिन जब से अब पता लगा और कंपनी एक्सेप्ट कर रही है तो हम सभी से पूछते हैं और करते हैं। फिर भी आपके क्वेश्चन का जवाब ये, अगर आज पॉलिसी करी उसको कुछ भी नहीं है और 10-15 दिन बाद अगर कोई चीज़ उसको निकल आती है, तो पहली बात तो ये ना, ये जो प्रोसेस है हेल्थ चेकअप का, इसमें कोई अंडर राइटिंग से मतलब नहीं है। ये एक अलग टाइप का डिपार्टमेंट है जहाँ पे बिल्स जाते हैं और पेमेंट आ जाती है सिर्फ। वहाँ सिर्फ ये देखा जाता है कि प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर का नाम तो नहीं लिखा हुआ, क्योंकि कंपनीज का ये रूल है कि सेल्फ लिखा होना चाहिए। और उसके बाद अगर उसे कोई चीज़ आ रही है तो वो उसका फर्स्ट डायग्नोसिस भी हो गया। सपोज उसको 3 महीने के बाद एडमिशन की भी जरूरत पड़ती है। आज तो मैं रूटीन हेल्थ चेकअप कराए हैं पॉलिसी देने के 10 दिन के बाद, और 3 महीने के बाद उसको एडमिशन की जरूरत पड़ती है, तो क्वारी लग जाएगी कि आपको फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर दो या फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन पेपर दो, तो आप वो रिपोर्ट आपके वहाँ भी काम आ जाएगी कि
जिस टाइम हमने पॉलिसी तो कराई उसको क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, Yes. बिल्कुल मिलेगा सर। वे एक मैं इंटरप्ट करूँगा, मेरा एक क्लेम था टाटा एजी के अंदर, 14 साल की पॉलिसी थी, फर्स्ट कंसेशन लेटर मांगा, 8 महीने पहले दे दिया। पॉलिसी कौन से ईयर में थी? 4th ईयर थी रनिंग टाटा लेटर। ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन रिम्बर्समेंट का क्लेम था, 6.5 लाख का क्लेम था। इन्वेस्टिगेशन के लिए उनकी टीम गई, तो उन्होंने पूछा कि क्या दवाई खाते हो? हाँ एपिडेमिक दवाई खाते हैं। कब से खा रहे हो? 8 महीने से खा रहे हो। तो फर्स्ट कंसेशन लेटर डॉक्टर ने दे दिया, रिपोर्ट्स फिर मैंने नहीं कराई। मैंने कहा यार रिपोर्ट्स नहीं कराई तो क्लेम नहीं मिलेगा क्या? कहते हैं रिपोर्ट जरूरी है हमें। तो मेरे को याद आया इसका मैंने हेल्थ चेकअप कराया है, वो रिपोर्ट्स वहाँ काम होंगी। हाँ तो ये बेनिफिट है ना, ये बेनिफिट है अगर जो आप जो रिपोर्ट करा रहे हो, ये बेनिफिट है। मैं अभी आपको और भी बताऊंगा आगे कि अभी जब बात की तो चलो आपको विषय बता देता हूँ। हमारे पास जितने भी पेपर्स आते हैं, मेरे पास अभी इस फोन के अंदर पिछले 10 सालों के जितने भी क्लेम्स के पेपर हमारे पास क्लाइंट्स के आते हैं, क्योंकि वो भी सर हमने ना सीखा ही, वही वाली बात है कि एजुकेशन का लेवल इतना था नहीं तो मुझे आइडिया था नहीं। सर पहले क्या हो रहा था, चांदनी चौक के अंदर मेरा बेस था, लोग ना पेपर देते थे और क्वारी लगती थी, हम जब क्वारी के लिए जाते थे तो कहते सारे पेपर दे तो दिए थे, कपड़े वाले क्लाइंट थे, उन्हें पता ही नहीं होता था देना क्या क्या चीज़ है, सारे पेपर दे तो दिए थे। अब क्वारी लग रही है कि इसके अंदर बिल्स नहीं है, रिपोर्ट वो किसी की रिपोर्ट नहीं है, किसी की रिसिप्ट नहीं है, सारे पेपर दे तो दिए थे। ये परी मेरे को बड़ा परेशान करा 2011-12 के अंदर। अब करे क्या, पैसे भी कट रहे हैं तो भी बेचती और पेपर सारे दे तो दिए थे। अब हमने क्या करा सर, जितने भी पेपर्स आते हैं सब पेपर्स पे तो पहले हम काउंटिंग पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने क्लाइंट से ये भी कहने लग गए हैं कि आप जो हमें पेपर दोगे एक फोटोकॉपी का सेट अपने पास करा के रखोगे या स्कैन करके रखोगे, वरना पेपर हमें देना मत, एक दिन डिले करना। उसने रखा है नहीं रखा हमें नहीं पता, हम सबसे कह रहे हैं। लेकिन मेरे ऑफिस में जब पेपर आएंगे तो सारे पेपर्स पहले नंबरिंग होंगे, उसके बाद सारे पेपर्स स्कैन होंगे, सारे पेपर्स की प्रॉपर पीडीएफ फाइल बनेगी, फिर वो प्रॉपर पीडीएफ फाइल हमारे पास सेव होगी। इस टाइम भी सेव है, 15-20 हज़ार क्लाइंट्स की सेव होगी, मोबाइल के अंदर ही होती है, 1 मिनट में आपको दे सकता हूँ। और सब्जेक्ट के अंदर लिखा जाता है प्रॉपरली क्लाइंट का नाम, पेशेंट का नाम, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज हॉस्पिटल। क्योंकि कई बार क्लाइंट्स हॉस्पिटल के बैठा होता है, वो कहता है यार वो पेपर आपको दिए थे मिल जाएंगे क्या, मैं कहता हूँ ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन इसी बीच दूसरे मोबाइल से उसके बाद भेज के कहता हूँ व्हाट्सएप चेक करो। तो जब वो चेक करता है कि इतने सिस्टमेटिक वे के अंदर क्या पीडीएफ आया है, पहले डिस्चार्ज समरी लगी हुई है, उसके बाद बिल्स लगे हुए हैं, क्लेम फॉर्म भरा हुआ, सारी चीज़ें, तो सर क्लाइंट कहीं ना कहीं खुश होता है और उसका एक काम भी आ रहा है। और सबसे बड़ी रिजॉल्व प्रॉब्लम क्या दूर हो गई, जब क्लाइंट ये कहता था ना कि ये पेपर आपको दे तो दिए थे, वहाँ पे हम दिखा देते हैं कि देखो सारे पेपर क्या है, ये पेपर आपने नहीं दिए। और कई बार इंश्योरेंस कंपनी कहती है ये पेपर नहीं मिला था, तो वहाँ पे भी हम दिखा देते हैं। विपुल में अभी एक हमारा केस ज़्यादा ही पता हुआ है, जहाँ पे रिपोर्ट की रिसीप्ट की बात चल रही है, 80,000 रुपये की रिसीप्ट, वो कह रहे हैं कि आपने नहीं दी थी, लेकिन हमने पीडीएफ हमारे पास सेव है, तो हमने पीडीएफ भेज दी, देखो सर ये पीडीएफ आपको भेजी हुई, रिसीप्ट आपको दी। क्योंकि वहाँ पे विपुल के अंदर क्या है, सरकारी कंपनी की पॉलिसी है, तो हार्ड पेपर ओरिजिनल पेपर जाते हैं, वो दोबारा तो रिसीप्ट मिल नहीं सकती और डुप्लीकेट वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन हमारे पास ओरिजिनल की स्कैन है तो वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो इसके कई मल्टीपल फायदे हैं। तो सारे पेपर्स स्कैन होने चाहिए अपने पास, सारे पेपर्स स्कैन करके काम अभिषेक ये और कर लेना चाहिए, जो पीडीएफ फाइल जो फोल्डर बना है क्लाइंट कार्ड में, उसको वो फोल्डर में पीडीएफ करो कि आपके ये पेपर हमको मिले हैं जी आज, और तसल्ली पक्की हो गई, एक्नॉलेजमेंट कर दो। क्लाइंट को ना व्हाट्सएप और मेल करते हैं हम लोग, बस तो उससे लिखवा लेते हैं कि मतलब आपने जो पेपर दिए हैं वो यही हैं, तो वो अपने कर देते हैं टीचर के लिए। ठीक है, कंटिन्यू करो। अच्छा, जब भी कोई नया क्लाइंट का रेफरेंस आता है ना, क्योंकि एक तो क्या है कि हमारे यहाँ कोई टेलीकॉलिंग सेटअप नहीं है, हम कभी भी आज तक कभी जरूरत ही नहीं पड़ी किसी क्लाइंट को फ़ोन करके और मतलब अननोन आदमी को कॉल करने की। जो रेफरेंस मिलते हैं उसी पे काम करते हैं, और रेफरेंस भी सामने से मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, सामने से मिल जाते हैं। बाकी रेफरेंस हमें आज तो करना ही चाहिए, हमें मांगने चाहिए रेफरेंस, और रेफरेंस मांगने का भी एक तरीका है। जैसे पुनीत जी ने पूछा आपका भाई तो होगा, तो हमें जो गोपीनाथ सर जी ने सिखाया कि आपको रेफरेंस कैसे मांगने चाहिए, कि सर आपकी फैमिली के अंदर कोई अभी न्यूली मैरिज हुई हो तो बताइए, तो उसको याद आ जाता है क्या शादी हुई है। आपकी फैमिली में कोई अभी न्यू बच्चा हुआ तो बताइए, तो फिर ऐसे भी रेफरेंस मांग सकते हैं। रेफरेंस तो हमेशा मांगनी चाहिए। लेकिन मेरे पास जब भी कोई रेफरेंस आता है ऐसे अननोन क्लाइंट का, तो मैं ये 2-3 चीज़ें जरूर जानना चाहता हूँ क्लाइंट से, कि वो किस एरिया में रहता है, कहाँ पे उसका किस चीज़ का काम है और किस चीज़ का वो काम कर रहा है, किस एरिया में काम कर रहा है, किस चीज़ का काम कर रहा है। तो वहाँ पे क्लाइंट से बचा है वो कितना ही स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड रेफरेंस से आया हो, इसलिए भी हम बात करते करते क्लाइंट को और भी बता देते हैं कि उस एरिया में हमारे ये भी क्लाइंट्स हैं और हम इनका भी काम करते हैं, या वहाँ पे किसी और बड़े आदमी का काम करते हैं, तो बता देते हैं। उससे थोड़ा सा और हमारा जो इमेज है क्लाइंट के सामने और अच्छी हो जाती है। अब जैसे गांधीनगर में कहीं भी मुझे कोई बुला दे तो मैं कहता हूँ कि बल्ली जी का सारा काम है करता हूँ, तो बल्ली जी गांधीनगर के प्रधान हैं, तो उससे क्लाइंट को एक ये फील हो जाता है कि जो है मतलब कि
कि स्ट्रॉन्गली आदमी का काम करता है, बड़ा साहब का सारा काम मैं करता हूँ, YTC का काम मेरे पास, तो इससे इसको फर्क अच्छा लगता है यार गौतम गंभीर का काम ये कर रहा है तो ये कोई ना कोई काम है, तो उसमें आप पूछ ले हम कर ही रहे झूठ तो बोल दें, तो सारी चीज़ इससे क्लाइंट को उसमें मैं अब जरूर ये पता कर लेता हूँ और बात में बता भी देता हूँ कि हम यहाँ पे आपके लोगों का काम कर रहे हैं। एक मेडिक्लेम पॉलिसीज में ना एक और चीज़ बड़ी अच्छी मिली मेरे को देखने को और अपने क्लाइंट को बड़ा फायदा होगा, जो हम HDFC की हम पॉलिसी सेल कर रहे थे ऑप्टिमा रिस्टोर पहले, उसके अंदर अगर आप लोगों ने नोट करा हो तो उसके अंदर अगर हम शेयरिंग रूम लेते हैं तो उसके अंदर 2000 रुपये डेली कैश बेनिफिट मिलता है। अगर हमने शेयरिंग रूम जानबूझ के ऑप्ट करा है या कई बार हमें रूम नहीं मिलता हम शेयरिंग रूम ले लेते हैं तो 2000 रुपये डेली कैश है। तो उसका क्या बेनिफिट मिला कि कोई क्लाइंट 5, 7, 10 दिन 15 दिन के लिए एडमिट हो गया हॉस्पिटल में तो उसको पूरा कैशलेस तो मिल ही गया क्योंकि विदाउट डिडक्शन पॉलिसी थी और हमने उसके अंदर उसको कंज्यूमेबल कवर भी दे दिया, प्रोटेक्टर आइटम दे दिया। अब जब रिइंबर्समेंट के लिए पेपर आए प्री पोस्ट के और उसके साथ हमने उसको 7 दिन के 14,000 रुपये और दिला दिए तो क्लाइंट जो है वहाँ पे काफ़ी मतलब अच्छा फील करता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट हमने देखा है उसके ज़्यादा बेनिफिट्स है और उसी कंपनी में ही एक ऑप्शन है डेली कैश राइटर का। उसमें क्या होता है कि अगर डेली कैश का अगर थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा ले लिया एक तो हमारी सेल कर गई, दूसरा क्लाइंट को 3,000 रुपये डेली मिल रहे हैं। एक क्लाइंट को मैंने 90,000 रुपये दिलवाए, 30 डेज वो हॉस्पिटल में रहा, उसको गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर ही हमने 3,000 रुपये के हिसाब से 90,000 रुपये उसको ज़्यादा दिलवाए। एक क्लाइंट को हमने और भी ज़्यादा अमाउंट दिलाया क्योंकि उसके फादर बेटी बेटा तीनों जने कोविड के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट थे। प्रीमियम थोड़ा सा जाता है लेकिन हॉस्पिटल डेली कैश के जिन पॉलिसीज में अगर बेनिफिट हो या डेली कैश का ऐसे बेनिफिट्स हैं, अगर हम इसका ध्यान रखें तो हमारी सेल भी इंक्रीज हो रही है और क्लाइंट को भी एक अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। अब मैं ना आपको क्लेम्स के थ्रू मेरे को क्या क्या चेंज मेरी लाइफ में आया और कैसे ऑटोमेटिक काम आ रहा है, 2, 3, 4, 5 स्टोरीज है और करके आपको बताऊंगा। सर कोविड के अंदर ना मेरे कदर मामा सूरत रहते हैं, उनकी शादी हुई थी मथुरा में, अच्छी पार्टी थी जहाँ से लड़की गई थी, जोधपुर शादी में हम भी गए थे, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है, सब चीज़ थी। उन्होंने बताया कि जो मथुरा वाले हैं उनकी वाइफ को कुछ तकलीफ है और वो कुछ कैंसर की तरफ उनका इशारा जा रहा है। अब फर्स्ट कोविड की बात है, फर्स्ट कोविड के अंदर जब सारे लोग सब इधर उधर जाने की बात कर रहे हैं, कोई किसी के साथ खड़ा नहीं हो रहा, तो मेरे काफ़ी डॉक्टर्स क्लाइंट भी बन गए। वो क्लाइंट्स भी ऐसे बने कि जब पेशेंट जाता था और मैं कहता था डॉक्टर से बात करा दो, डॉक्टर से हर चीज़ का ध्यान रखता था, तो डॉक्टर भी पूछते थे भाई आपका कौन आदमी है, तो इसी बहाने से काफ़ी सारे डॉक्टर्स क्लाइंट बन चुके हैं फोर्टिस में, मैक्सिमम सब जगह। तो मैंने बोला सर मेरे डॉक्टर राजेश गुप्ता हैं, फोर्टिस नोएडा सेक्टर 62 में, मैं उनसे बात करता हूँ, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा। मैं सुबह मिलकर भी आया साथ में उनके जाके, तो उस टाइम हमारे साथ पेशेंट नहीं था, तो उन्होंने कहा शाम को पेशेंट ले आना, बेड मिल जाएगा। और मेरे विश्वास के ऊपर सबकी मथुरा में वो हॉस्पिटल में एडमिट थी लेडी, और वहाँ से उनको हॉस्पिटल से वो लोग लेकर आ गए मथुरा में यहाँ पे फोर्टिस के अंदर, और यहाँ पे आके डॉक्टर्स ने देखा कि उनको ICU के अंदर उस बेड पे रखना है जिसके अंदर ऑक्सीजन का सपोर्ट, मतलब ICU वाली ही बेड उनको चाहिए, दूसरे बेड पे रख नहीं सकते, और वो वहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं। 9 बजे उन्होंने बताया बोले बेड अवेलेबल हो रहा है, हम लोग ताश खेल रहे हैं, फर्स्ट कोविड में यही होता था, नेबर्स के साथ ताश खेल रहे हैं, 12 बज गए रात को, बेड अवेलेबल नहीं हुआ। और मैं अंदर से इतना ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ कि कम से कम मथुरा के अंदर ये ऑक्सीजन बेड पे तो थी, अब यहाँ पर आ गई, यहाँ पे इनको, और वो ऐसे आदमी की वाइफ जिसके अंदर 5,000 आदमी काम करते हैं। और मेरे सब पड़ोसी जो हमारे तुलसी आंटी के तुलसी आंटी साथ में बैठे हुए थे, मैंने कहा मैं तो हॉस्पिटल जा रहा हूँ, और मदर और सब जगह की भैया तू दुनिया को बताता है कि ब्रेड अर्नर हमारा अभी तो कोई ब्रेड अर्नर है तो इसमें जो है वो जो जा रहा है, मैं 12 बजे निकल गया जी, मैं वो थे फोर्टिस सेक्टर 62 में, लेकिन मैं फोर्टिस सेक्टर 62 में गया, वहाँ पे तो वो 3 बेड की बात ही नहीं हो रही थी। डॉक्टर राजेश गुप्ता ने भी बहुत परेशान थे बेचारे, उनको भी कोविड हो गया था, तो उन्होंने भी ये सॉरी फील करी कि यार हम बेड नहीं दे पा रहे, लेकिन इनको दूसरे बेड पे एडमिट कर ही नहीं सकते, इनको ICU बेड चाहिए। मैं चला गया जी वैशाली मैक्स, और वैशाली मैक्स में मैंने जाके देखा कि वहाँ पे भी बेड के अवेलेबल नहीं है। मेरी पूरी टीम जाग चुकी थी, हम सारी रात फ़ोन कर रहे थे लगातार कि किसी ना किसी हॉस्पिटल में 5, 6, 7 आदमी, वाइफ भी सब जने लगे हुए थे कि कहीं ना कहीं बेड मिल जाए, फ़ोन पे बात करे जा रहे हैं। और वो वहाँ पर बाहर एम्बुलेंस के अंदर थी, क्योंकि एम्बुलेंस में उनको ऑक्सीजन का सपोर्ट मिले जा रहा था, वो पैसे की तो उनके संग कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। सर सुबह 4 बजे के आसपास मेरे को फोर्टिस गुड़गांव वालों ने ओके कर दिया कि हमारे पास बेड है अवेलेबल है, आप ले आओ दे देंगे। लेकिन मेरे कहने पे मुझे फिर उनको डर लग रहा था कि मैं इनको बताऊंगा और ये अब फिर एक बारी दोबारा से बात गलत हो गई तो दिक्कत होगी। मैंने उनको बोला तो जी आप एक बारी कंफर्म कर लो, मेरी बात हो गई है, मेरा पूरा विश्वास है। उन्होंने भी कंफर्म करा, बोले बेड है ले आइए। अब उसके बाद मैं पहुँच गया फोर्टिस सेक्टर 62 के अंदर। मैं से रात को गाड़ी ना चलाई नहीं जाती, ये भी मुझको पता है कि इसको प्रॉब्लम है, नींद आती है। अब सुबह के सर 4 बज गए थे उस टाइम, उनकी एम्बुलेंस हमने वहाँ से चला दी, उसके पीछे उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी, वो भी 120 पे चला रहे हैं। मेरे पास पुरानी गाड़ी थी होंडा सिटी 2012 मॉडल, और ये बात है अभी इसकी, अब मैं को गाड़ी चलानी भी नहीं आती है, तो उनको सर 120 पे वो चेंज भी कैसे करूँ।
लेकिन किसी तरह भगवान ने शक्ति दी, हम जो मैं उनको चेस करते करते वहाँ पे फोर्टिस में हम पहुँच गए गुड़गांव के अंदर, और जाते के साथ ही सारी चीज़ बात हो रही थी, उन्होंने हमारे पेशेंट को अंदर ले लिया। उसके बाद उन्होंने शिफ्ट कर दिया था, उन्होंने वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करा था, 2 दिन के बाद उन्होंने आगे मानेसर में कहीं शिफ्ट कर दिया, लेकिन हमें जो बेड चाहिए था वो बेड वहाँ पे, वो सारी चीज़ हमें अवेलेबिलिटी हो गई। उसके बाद वो लोग सब मेरे पीछे पड़ गए कि आप घर जाओ, उन्होंने मेरे को 1-1.5 घंटे के बाद घर भेज दिया। एंड में वो लेडी बच नहीं पाई, 1.5-2 महीने के ट्रीटमेंट के बाद उनकी डेथ हो गई। लेकिन क्या था सर कि एक तो वो लोग, उन्होंने मेरे को मित्तल साहब ने कह भी दिया जब मैं पहुंचा था ना वहाँ पे 40 सेक्टर 62 में, बोले अभिषेक भाई 5000 आदमी आज मेरे पास है, लेकिन आज आप मेरे साथ खड़े हो। जिस आदमी के अंडर वो 5000 आदमी काम कर रहे हो मथुरा के अंदर, और उसके साथ उस टाइम पे कौन थे, 2-3 रिलेटिव थे, लेकिन वो रिलेटिव ना सारा गेम देख रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या चीज़। तो सर आज ये बात है कि उसके बाद मैंने उनसे कितना प्रीमियम ले लिया, कितनी चीज़ें, सारा काम मेरे पास है। टर्म इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम मांगा उन्होंने दे दिया सारी चीज़। अब जब भी कभी मिलते हैं तो अब फिर दोबारा कहीं शादी में मिले तो इस बात के लिए कि यार कोई आप सिंगल प्रीमियम कुछ वो दे दो बच्चों के लिए, बहाने से मुझे कुछ ना कुछ दे देते हैं कोई भी। लड़ाई होती है कि खाना किसके घर खाना है, और उससे क्या है ना, अब ये स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। जिस लड़के की मदर की डेथ हुई है उसका साला गोरखपुर के अंदर है, जिसकी शक्ल आज तक हमने देखी नहीं, ना उसने मेरी देखी है ना मैंने देखी है। उसके पास 200 ऑयल टैंकर है, 200 ऑयल टैंकर सारे मेरे पास आ चुके हैं। ना अभी वहाँ प्रॉब्लम आ रही थी तो भाई से आपने कहा था ना इसमें को डिस्काउंट का पता कराओ, और ये क्योंकि वो ऑयल टैंकर में एक और प्रॉब्लम है, उनको सरकारी कंपनी के अलावा दूसरी प्राइवेट कंपनी कर रही है, वो लॉस मेकिंग बिजनेस है। डिक्लाइन किया हुआ है, वो करते नहीं। अब उसमें डिस्काउंटिंग 90% मिल रही थी, अब थोड़ी उन्होंने 70 भी कर दी सरकार ने। लेकिन ऑयल टैंकर से चलो हमें कमीशन कम है जो चीज़ है, लेकिन एक कंपनी में तो बात है ना कि 200 गाड़ियाँ हमारे पास आ रही है, डिजिट करने को तैयार हो गई सर, मेरी फ्लीट लेने को तैयार है, लेकिन क्लाइंट डिजिट में नहीं देना चाहता। डिजिट तैयार है लेने को, फ्लीट कहते हैं इसे, फ्लीट के अंदर वो लेने को तैयार। अब उस क्लाइंट का सर अभी क्लेम आ गया, उसी की मदर भी फिसल गई घर पे गोरखपुर के अंदर बाथरूम के अंदर, और उनके डी को कुछ प्रॉब्लम हो गई। जिस हॉस्पिटल में वो गए वहाँ पे उनको कैशलेस नहीं मिला, बाद में हमने रियम्बर्समेंट में भी क्लेम दिला दिया। मतलब वो क्लाइंट बहुत अच्छी तरह सेटिस्फाइड है, और वो मुझे गोरखपुर बुला रहा है कि आप आ जाओ, यहाँ पे हमारे परिवार के और भी लोग हैं जिनके पास इसी सेम बिजनेस के अंदर है, और सबके पास 100, 200, 300, 400 गाड़ी है। तो मतलब स्टोरी से ये कि जिस टाइम पे मैंने रात को गया था बाइक वॉट, मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ से ये काम मिलने वाला। मुझे सिर्फ अंदर से ये तकलीफ थी कि मामा जी के रिलेटिव में नई शादी हुई है, मेरे कहने पर ये आ गए, नहीं तो मथुरा में ट्रीटमेंट करा लेते, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे कहने पर ये यहाँ पर आ गए हैं और इनको यहाँ बैठ नहीं मिल रहा, ये परेशानी हो रही है। सर ये 3P का पार्ट है पुरुषार्थ। तो कहीं मुझे सोचा कुछ भी नहीं था, चाहे जो कुछ बात हुई, जो चीज़ है इसका ये रिजल्ट ये आया। 2 साल पहले दूसरी एक आपको इंसिडेंट बता दूँ सर, वो मतलब हमारे सर भी पहले सर्वे लाइन में रहे हैं सर। 2 साल पहले जो है भजनपुरा में एरिया, सबको पता है भजनपुरा यमुना विहार, ट्रम्प आए थे दिल्ली में, पेट्रोल पंप में आग लगी थी, दंगे हुए थे, उस पेट्रोल पंप का इंश्योरेंस मैंने करा हुआ था। उस पेट्रोल पंप का इंश्योरेंस मेरे पास था। भजनपुरा में जो पेट्रोल पंप चला था ना यमुना विहार पे, एक ही था, और ट्रम्प जब आए थे फरवरी की बात है ये, और कोविड उसके बाद आया था। तब तक कोविड इंडिया में नहीं था, कोविड था चाइना में था, यूएसए में था, सब जगह था, इंडिया में कोविड नहीं था। 6 फरवरी की बात है, 2020। तो सर अब वो जब उस पेट्रोल पंप में जब आग लग गई, तो मेरे जो स्टाफ है, मेरा गांधीनगर ऑफिस है, उसी पेट्रोल पंप के पीछे मेरी टीम के ज्यादातर लोग रहते हैं। वो मालिक जो पंजाबी बाग में रहते हैं, उसके महेंद्र अग्रवाल जी, वो पेट्रोल पंप पे आने को तैयार नहीं सर, लेकिन अगले दिन सर्वे कराना था और मीडिया वाले सब जने आए गए थे। मेरा ड्राइवर पीछे रहता है, उसने आने को मना कर दिया। मैं अगले दिन पेट्रोल पंप पे पहुंच गया था सर्वे से, और वो मालिक भी 2 जने आए थे। उसके बाद हमने सर्वे करा दिया, क्योंकि फर्स्ट सर्वे होना बहुत जरूरी था। हमने सर्वे करा दिया, उसके बाद वो सर्वे वहीं रहता था पीछे, आशीष अग्रवाल, टाटा EIG से पॉलिसी थी, और हमने सर्वे करा दिया। उसके बाद अगस्त में हमने उस पेट्रोल पंप का क्लेम दे दिया सर, जबकि मार्च से लेके और अप्रैल से मार्च में अब कोविड आ गया था, और अगस्त तक कोविड खत्म नहीं हुआ था, लेकिन क्लाइंट को हमने पैर जो है घर से बाहर रखने नहीं दिया किसी भी पेपर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। क्लाइंट बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत समझदार थे, पढ़े लिखे हैं, 2 पार्टनर है, एक आशीष अग्रवाल है, एक महेंद्र अग्रवाल है, और लेकिन मैंने सर उनको कोई भी चीज़ थी ना, एक ग्रुप बना दिया था। जब भी ऐसे बड़े क्लेम होते हैं ना, मैं ग्रुप बना देता हूँ। ग्रुप के अंदर एक तो सर्वेयर होता है, एक मैं होता हूँ, मेरी टीम के 2-3 जने होते हैं, और इंश्योरेंस जिसकी जो क्लाइंट है वो और उनकी टीम के जने, क्योंकि जो अकाउंट्स की कोई रिक्वायरमेंट है, कोई चीज़ है, सर्वेयर ने कोई भी अगर क्वारी लगाई है तो हमने सीधे ग्रुप के अंदर डाल दी। अब जो उसका रिप्लाई देना, जो भी मैं मैसेज देना, तो जो कम्युनिकेशन चल रहा है ना ग्रुप में पता लगता है। तो सर्वे रखते हो? सर्वेयर को रखते हैं, तभी तो पता लगता है ना।
सर्वेयर कहता है ना आपका क्लाइंट ये चीज ये मेरे को इसका प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा, ये क्लाइंट कहता है कि सर्वेयर ये चीज के बारे में नहीं बता रहा, तो उसमें सारी चीज ट्रांसपेरेंट होती है, सर्वेयर को रखे बिना तो बात बनेगी नहीं। तो हमने सर वो दे दिया, चलो क्लेम दे दिया, हमारी ड्यूटी थी वो दे दिया। अब मजे की बात इसके अंदर ये है कि वो जो सर्वेयर है इसके अंदर जो बजटपुरा रहता है, गाड़ी का इंश्योरेंस मेरे से करा रहा है, मेडिक्लेम मेरे से करा रहा है, मेरे रेफरेंसेस आगे दे रहा है। यहाँ भी बात में पूरा भी मजा नहीं आ रहा। मजा तब आया जब उसने मेरे को राममनोहर लोहिया पार्क के साई बाबा जहाँ में रहता हूँ उसके बाहर खड़े होकर 2 लाख रुपए दिए, LIC कराई, कमीशन की बात की LIC कराई है और मेरे से कमीशन की बात करनी है, क्योंकि उसने सर जो डेडिकेशन लेवल जो सर्वेयर ने जो नोट करा, क्लाइंट ने तो बहुत लोग नहीं दिए, मतलब अंदर से खुशी उस 2 लाख की बात नहीं है, उस क्लाइंट की वजह से बहुत काम मेरे पास और भी आ गया। लेकिन सर्वेयर को जिसको एक एक चीज की नॉलेज है, सारी बात की नॉलेज है, सब चीज है, मतलब उसने मेरे से जिक्र तक इस बात का नहीं करा कि आप मेरे को क्या दोगे क्या नहीं दोगे, और मेडिक्लेम वगैरह जो मैं कहता हूँ वो करा सारी चीज। तो मतलब मुझे लगा कि ये हमारी जो चीजें हैं वो सारी कहीं ना कहीं नोट हो रही है। एक छोटी सी स्टोरी और बताऊंगा, गांधीनगर में क्लाइंट है, अशोक विहार रहते हैं सर, इनोवा गाड़ी उनकी चोरी हो गई, उन्होंने मेरे को बताया कि, और वो इंश्योरेंस मैंने डायरेक्टली नहीं करा हुआ था, भगवान दास राठौर को मैंने दे रखा था, क्योंकि HDFC में वो बड़े एजेंट है, मैंने उनको दे रखा था कि कई गाड़ियाँ जो हम नहीं कर पाते लेकिन हम चाहते हैं क्लाइंट हमारे, तो कहीं ना कहीं हम आगे उसको दे देते हैं जो दूसरा करता है। HDFC से इंश्योरेंस का गाड़ी चोरी हो गई, उसके अंदर जो सर्वेयर है उन्होंने कहा कि अगर आपकी गाड़ी 3 साल का लोन खत्म हो चुका है, गाड़ी 4th ईयर का इंश्योरेंस मैंने करा था, 3rd ईयर में मेरे पास वो गाड़ी नहीं थी, लेकिन क्लाइंट ने 3 साल का ही लोन ले रखा था और लोन उसका खत्म हो गया था। जब हमने पॉलिसी करी तो 1.5-2 महीने के बाद गाड़ी चोरी हो गई थी। क्लाइंट का जो लोन खत्म हुआ था तो फॉर्म 29 उसके पास आ चुका था। HDFC ने, ये कोविड से पहले की बात है, एक स्कीम निकाली थी कि अगर आपकी गाड़ी पे लोन नहीं है और क्लाइंट का सिविल स्कोर 775 या 780 से ऊपर है और सारे डॉक्यूमेंट्स आप हमें दे दोगे तो हम 7 डेज के अंदर क्लेम पास कर देंगे। जो क्लाइंट है वो 3 भाई हैं और तीनों काफी ज्यादा बोलते हैं, उनके फादर भी है, बड़ी एज के हैं, तीनों भाई 40 और 50 के बीच के हैं। अशोक विहार में तीनों भाइयों को अपना अलग सर्कल भी है। अभी मैंने बताया था कि गाड़ी का एक्सीडेंट आता है किसी को नहीं पता लगता, लेकिन जब गाड़ी चोरी होती है ना तो जरूर 20-30-40 लोगों को पता लगता है, वो भी जब इनोवा गाड़ी हो। और अशोक विहार में सब मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, सब चीज़ों तो आपस में डिस्कशन करते हैं। अब मैंने कहा भाई ये तो जो है ये तो अपनी गद्दी से उठेंगे नहीं भाई, ये तो क्लेम ना 30-40-50 दिन बाद ही चला दियो, ये जो तू जो जितनी तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दे रहा है ना ये कोई नहीं देंगे। कह रहा सर मेरे लिए भी ये पहली बात है कि ये 7 दिन में हम बिना अनट्रेसेबल रिपोर्ट के आपको क्लेम देने के लिए HDFC आगे आ रहा है, आप क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे। मैंने कहा बताओ क्या चीज़ है। फिर मैंने उनसे कहा भाई मैं आपसे जो चीज़ मांगूंगा वो थोड़ा सा है, हमारे जो क्लाइंट है दूसरे देख लियो तो अपने आप हरियाणा की है, देख लियो अपने आप, देख लियो तीनों भाई जो है सर आपको पता ही है जो मतलब जाट होते हैं 16 मणि 8 होते हैं। तो उन्होंने मेरे को ऐसे ही कर दिया जी। मैंने फिर वो कहा ये भी चैलेंज ले लेते हैं, ग्रुप बनाया, सारी चीज करी, हमने 7 दिन के अंदर उस गाड़ी का क्लेम दिलवा दिया क्लाइंट के पास। आरटीओ तक का काम हमने मैनेज करा था। हमने एक चीज और है कि जब हम स्टाफ रखते हैं ना, टीम रखते हैं, तो जो शाम को आके स्टाफ कहता है ना, और मैं तो शाम का रखता हूँ, एक महीने का इकट्ठे हिसाब से नजर मार लूँ, मेरे को आइडिया है। वो 200 कह रहा है 200 लग गए तो आँख बंद कर लो, 300 कह रहा है तो आँख बंद कर लो, 400 कह रहा है तो आँख बंद कर लो। अगर आप स्टाफ से काम कराना है ना तो उसको आप किलोमीटर भागोगे और वो सब चीज़ों पे ध्यान रखोगे ना तो वो तकलीफ रहेगी। वहाँ थोड़ी सी ना आँखें बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि हम तो कर नहीं सकते, वही करना चाहिए। हम तो देखो सारी चीज़ें कर नहीं सकते, हम ना क्लाइंट के जा सकते ना कर सकते। क्लाइंट हमारा स्टाफ जाके काम करके आ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। तो वो सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा आँखें बंद करनी है। बाकी हमने 7 दिन में उसका दे दिया। अब सर वो जो सर्वेयर है, अब इस केस में भी ये स्टोरी मैंने इसलिए नोट करी क्योंकि स्टोरीज तो हजारों है सबके पास। इसमें जो सर्वेयर है वो सर्वेयर आज मेरे को बड़े बड़े क्लाइंट्स दे रहा है, वो भी यहीं का इजरायली का ही सर्वेयर है। वो मुझे क्योंकि वो सब जगह जाके बताता है कि सर अगर आपको मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ। ज़्यादातर क्या होता है वो सर्वेयर भी बहुत अच्छा है। वो जो क्लाइंट कहते हैं हमारा इंश्योरेंस आप ही कर दिया करो, जब किसी के, तो वो कहते हैं मैं तो नहीं करता लेकिन आपको एक बंदा दे देता हूँ जो आपका ध्यान रखेगा, उसकी जिम्मेवारी मेरी। और कोई उसने हमसे आज तक कभी किसी चीज़ की कोई शेयरिंग की और कोई किसी तरीके की बात नहीं करी है। लेकिन मैं जरूर ध्यान रखता हूँ कि उनका जब खुद कोई वो जो मेरे से इंश्योरेंस कराते हैं तो मैं अपनी तरफ से उनको जो मैं लेस कर सकता हूँ वो करके बताता हूँ। पर्टिकुलर इसको पहले वाले सर्वेयर को नहीं, पर्टिकुलर इसको मैं जरूर वो अपना जो अपना पे आउट है वो लेस करके मैं उनसे प्रीमियम लेता हूँ, स्पेशल उनकी अपने पर्सनल केसेस के। और उन्होंने मेरे को फायर का बड़ा नहीं निकला। अब ये क्लाइंट से मुझे बिजनेस नहीं मिल पाया सर, क्योंकि इस क्लाइंट की मैंने थोड़े दिन पहले 30 लाख रुपए की पॉलिसी करी थी LIC की, और मुझे इससे कोई नया बिजनेस तो मिल नहीं पा रहा। लेकिन इस क्लाइंट ने क्या करा, गांधीनगर के एक बहुत बड़े आदमी है जिनके पास हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ना पक्के की रकम नहीं होती। बोले अभिषेक इसके पास पक्के का मामला है, तेरा काम यहाँ हो जाएगा।
उन्होंने मुझसे बोला कि यार तुम इस लड़के को ना सिर्फ 10 मिनट का टाइम दे दो। उन्होंने मेरे को जो है 2-3 कोशिश करने के बाद 10 मिनट का टाइम दिया। मैंने टाटा AIA से बाई चांस 2 जने आए हुए थे जो मेरे ऑफिस से टाटा AIA के। हम रात को 7 बजे उनके ऑफिस में पहुंचे। 10 बजे सर हम वहाँ से उठे, हमारे हाथ में 16 लाख का चेक। की मीटिंग के अंदर टाटा AIA के अंदर हमारे पास 16 लाख का चेक था। और जो भी फोन की बात हो रही थी कि हम फोन पे काम कर रहे हैं, मैंने टाटा AIA का काम कोविड में ही स्टार्ट करा था। और मेरे को बहुत बढ़िया दिनेश जी एक हमारे जो बॉस है वो मिले थे। कभी हमने टाटा AIA के लिए पर्सनल मीटिंग कभी भी नहीं करी। फर्स्ट ईयर में मेरे पास 65 लाख रुपए कमीशन आई थी, जो हम कमीशन सब जगह से रूटीन में मतलब ये फोन की पावर है कि जो हम जो काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से कॉन्टैक्ट मिले, क्योंकि मथुरा के केसेस मिल गए थे, ये केस मिल गया था, कुछ और AIA के बड़े केस मिल गए थे। मतलब फोन पे बैठे बैठे मेरा सिर्फ इतना काम होता था कि कस्टमर से बात करी, दिनेश जी को अपने काम दे दिया, कस्टमर से डॉक्यूमेंट लेने, कस्टमर का मेडिकल फिक्सअप कराना, कस्टमर के CA से बात करना, उसकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम को ठीक कराना, कस्टमर के अकाउंटेंट से बात करना, केसेस का देखना, दिनेश जी सारा काम देखते थे। तो मेरे पास हर बारी ये होता था, कभी 4 लाख का मैसेज आ रहा है, कभी 5 लाख का मैसेज आ रहा है, कभी 6 लाख का मैसेज आ रहा है। तो मतलब वो साल मेरा तो सर कोविड वाला इतना बढ़िया जो मतलब वो निकला, क्योंकि मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था। सिर्फ इधर कस्टमर से बात करी, उधर दिनेश जी को दिया, दिनेश जी अपने आप सारा करे जा रहे हैं। ग्रुप बना रखे थे हर केस के, दिनेश जी सारा अपडेट करते रहते थे कि इस क्लाइंट की ये चीज आ गई। अब कंपनी ने दिनेश जी को हमसे हटा दिया, उनका बेचारों को प्रमोशन हो गया, हम तो दिनेश जी हट गए। तो ये बड़ी तकलीफ हो रही है कि अब उस लेवल की सर्विस जो आगे नहीं मिल पा रही। कंपटीशन कैसे चेंज कराते हो? नहीं, जैसे कंप्यूटेशन में ना कई बार क्या होता है कि क्लाइंट का जो इनकम का कुछ होता है ना, तो उसके जो उसका CA जो अलाउ करता है तो बात करनी पड़ती है। क्लाइंट को पेपर दे देता है, अब क्लाइंट को इतना समझाओ कोई फायदा नहीं है। हमने क्या सिस्टम कर लिया, क्लाइंट से कहते हैं अपने CA से बात करा, अपने CA का नंबर दे दो। तो अभी जो इनके बात होती है वो उसमें कुछ अकाउंट्स में कुछ कंप्यूटेशन में, क्योंकि आज के पेपर क्लैरिटी हो जाती है सर। पेपर जाते हैं डिपार्टमेंट में ना, कंप्यूटेशन नहीं जाते होते। LIC तो ले रही है, ITR में नहीं जाती थी कंप्यूटेशन, ITR के अंदर नहीं क्लाइंट को जाती। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं जाती, LIC तो मांगती ही है। तो उसका ये तो कुछ को उसको अपने फेवरेबल करके उसी बैलेंस को मेंटेन प्रॉफिट वही दिखाते हुए कोई चीजें ऐसी है जैसे डिप्रिशिएशन वगैरह जो होते हैं ना, उसको इनकम में ऐड करना तो उस चीज को 5 मिनट लेंगे अभी इनके पास मेरे ख्याल से हमारे पास है 15 मिनट का माल। 15 मिनट तो है। 5 मिनट मिल चाहिए। 15 मिनट में ऐसा करते हैं, अभी इनके पास स्टोरियां बहुत सारी होंगी, डेफिनेटली होंगी। यदि आप लोगों के पास 5-7 मिनट का टाइम हमें दे रहे हैं, आपको इनसे कोई क्वेश्चन करना है, नहीं तो क्या है कि इनको तो हम फिर दोबारा जिस दिन भी हम इनके पास टाइम की अवेलेबिलिटी होगी फिर दोबारा बुला लेंगे। अभी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप अपनी जो करंट डिस्कशन के पेपर को करने के बाद वो चल रहा है नहीं, हाँ करंट डिस्कशन के बाद आप ऑडियंस से सवाल सवाल है सर आप भी करे थे ना अभी कंप्यूटेशन के लिए। कंप्यूटेशन में क्या होता है कि क्लाइंट कह रहा है कि मैं तो 30 लाख की ITR फाइल कर रहा हूँ। हमने पूछा कितने की इनकम है, उसने कहा मैं 30 लाख की ITR फाइल कर रहा हूँ। उसको पता ही नहीं है 30 लाख में से 25 लाख रुपए तो रेंटल इनकम है। आप उसको तो इंश्योरेंस कंपनी तो कंसीडर नहीं करेंगे, कंसीडर ही नहीं करेगी। तो इसलिए वो क्लाइंट हमारे कहने से नहीं मानता ये बात। जब उसका CA उनको ये बात बता देता है ना कि सर आपकी ये रेंटल इनकम आ रही है और ये इंश्योरेंस कंपनी में कंसीडर नहीं होगी, इसलिए डायरेक्टली CA से इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो CA को क्या 25 लाख नहीं उस केस को तो सर फिर हम कैसे कर पाएंगे? फिर दूसरा अल्टरनेट देखते हैं ना किसके पास कहां से बिजनेस इनकम आ रही है और क्या चीज आ रही है, क्योंकि रेंटल इनकम को भी कंसीडर नहीं करेंगे, इंटरेस्ट इनकम को भी कंसीडर नहीं, दोनों कंसीडर नहीं, इंश्योरेंस कंपनी दोनों को कंसीडर ही नहीं करेंगे। और फिर क्या होता है सर, जो बड़े केसेस होते हैं ना और हम जब आगे बढ़ते हैं तो AIA में और सभी कंपनीज के अंदर ना उनकी ना कुछ सरोगेट इनकम्स के हिसाब से भी पॉलिसी दे दी जाती है। जो मैंने 16 लाख का चेक लिया था ना, वहाँ पे ये दिक्कत आ चुकी है। लेकिन क्लाइंट की FD लगाकर और प्रोफाइल बनाकर 2-3 करोड़ रुपए का वो लोग गेन खेल जाते हैं सरोगेट इनकम से क्लाइंट के। तो सरोगेट्स हर एक कंपनी में अलग टाइप का है, कई जगह प्रॉपर्टी को नहीं मानते, कई जगह FD मानती है, MF मानते हैं, कई जगह गाड़ियों को भी मान लेते हैं, गाड़ियों को भी मान लेते सर ये हैं। मॉरल हैजर्ड रिपोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप कैसी मॉरल हैजर्ड रिपोर्ट लेते हैं? प्राइवेट कंपनी हो, LIC हो, वो आपके हाथ में है ना लिखना, वो तो किसी और के हाथ में नहीं है, उसमें सब मेंशन करो ना। एक मैं क्लेम के ऊपर और एक बात कहूँ कि हमें ना जिस भी कंपनी का हम काम कर रहे हैं, हमारे पास जो सेल्स के तो लोग होते हैं सबके नंबर होते हैं, हमारे पास जो मेडिक्लेम के अंदर ना क्लेम्स के भी हेड्स के नंबर होने चाहिए। क्लेम के अंदर अगर उनसे बोलो सर क्लेम आएगा तो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लूंगा। तो हमारे पास जो क्लेम्स के अंदर जो 2-3 लोग हैं उनके पास डायरेक्ट नंबर, उनकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई क्लेम फंसता है, कोई दिक्कत है रिइंबर्समेंट के अंदर, तो आप डायरेक्टली उनसे बात करो, उससे ज़्यादा रिजॉल्व हो जाता है। ये अगर हम जब सेल्स वालों को बताते हैं, फिर सेल्स वाले आगे पता करते हैं, कई बार वो भी बिजी होते हैं, नहीं कर पाते, तो उसमें टाइम ज़्यादा खराब होता है। और
क्लेम्स के लोग आपको जानते भी हैं, जब भी क्लेम्स की मीटिंग हो, कभी भी इंश्योरेंस कंपनी से कॉल आता है तो हमें जाना चाहिए, अटेंड करनी चाहिए। अभी अतुल भाई ने स्टार्टिंग में बताया था कि एक क्लेम कि कोई भी क्लेम हो पास हो जाता है। अगर हम किसी कंपनी के साथ अच्छा काम कर रहे हैं ना, और कंपनी को पता है कि ये आदमी जेन्युइन काम कर रहा है। मेरा राजस्थान अपार्टमेंट की पार्टी है प्रीतमपुरा में। अच्छा, एक केस मैं बताता हूँ सर, एक 2 मिनट और लगेंगे। एक तरुण अग्रवाल जी राजस्थान में रहते हैं, वो कोविड के अंदर एडमिट हुए थे, उनका केस बिगड़ गया था। उनकी मैंने पॉलिसी दे रखी थी टाटा एआईजी की मेडिकेयर प्रीमियर, और उसी साल पॉलिसी पोर्ट करी थी 8 लाख से 20 लाख रुपए। उनका जो क्लेम आया वो हमने पास कर दिया, क्लेम चलता रहा। 8 लाख के बाद जब क्रॉस हुआ गंगाराम के अंदर, इंश्योरेंस कंपनी ने देने से मना कर दिया कि आपकी तो पुरानी पॉलिसी 8 लाख की थी और डायबिटीज इसके अंदर आ रही है, तो हम 8 लाख से पुराना सम इंश्योर से ज़्यादा करेंगे। गौरव अरोड़ा हमारे नॉर्थ इंडिया के मैनेजर है, मैंने उनको फ़ोन करा, बोले यार मैं कहीं डेथ में आया हूँ, बाई चांस मैं भी कहीं डेथ में खड़ा था। मैंने कहा सर मैं भी कहीं आया हूँ, लेकिन क्लाइंट जिंदा है, इसको बचाना है अभी यहाँ पर। तो उन्हें बात लग गई, थोड़ा सा काम कर रहे थे, तो मैंने कहा सर कोविड होने के बाद तो डायबिटीज सबका बढ़ जाता है, पहले डिक्लेयर नहीं है, आप देख लो, कोई बात नहीं है, इसको इस चीज़ से अटैच मत करो। उन्होंने उसको जो भी बात करी उसको ओके करा दिया। वो क्लाइंट जो क्लेम था हमारा 18-19 लाख रुपए पे चला गया, क्लाइंट डिस्चार्ज। उसके बाद क्लाइंट फिर 45 डेज के बाद दोबारा एडमिट हो गया। अब वो पॉलिसी की ना जानकारी होनी बहुत जरूरी है। रीस्टोर जो बेनिफिट होता है एचडीएफसी में तो नेक्स्ट डे ट्रिगर हो जाता है, टाटा एआईजी में 45 डेज का वेटिंग पीरियड है। फिर जब वो दोबारा एडमिट होने लगे तो अब वो क्लाइंट पैसे बिल्कुल भी इच्छा नहीं रख रहा था, मेरे रिलेटिव भी है कि मुझे कोई पैसा मिले, लेकिन मैंने ना पहले रिटर्न में मेल सब डाल दी थी कि दोबारा एडमिट हो रहा है और अपना ये बेनिफिट है, तो ये ट्रिगर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो मुझे उन्होंने रिप्लाई मेल पे तो नहीं करा, लेकिन ओरली सबने बता दिया ट्रिगर होगा। क्लाइंट दोबारा एडमिट हुआ, 5 लाख का बिल आया, हमने सेम ईयर के अंदर ही उसको 5 लाख रुपए और दे दिए, टोटल क्लेम हो गया सर 24 लाख। उसके बाद उसी क्लाइंट को मैंने 90,000 रुपए दिलवाए थे हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट 3000 मल्टीप्लाई। तो वो फिर क्लाइंट, अब तकलीफ थी, उन्हें पैसों की जरूरत नहीं थी, लेकिन हो गया। लेकिन उस क्लाइंट ने मुझे अपना सामने पड़ोसी दे दिया था अमित अग्रवाल। अब वो क्लाइंट ने अपने पेरेंट्स की पॉलिसी करा ली थी, वो पॉलिसी में फर्स्ट ईयर में कैंसर का क्लेम आ गया, पोर्टेबिलिटी केस का। अब वहाँ पे कोई चीज उन्होंने अनडिक्लेयर कर दी, जो लिखवा दी पहले, वो क्लेम सर क्लेम कैंसिल भी हो गया, और मैंने बड़ी फाइट करी। वो क्लेम मैंने क्योंकि ना हम जब क्लेम आगे बेचते हैं ना, तो हम खुद भी पढ़ लेते हैं, पढ़ना भी चाहिए, हमें पता लग जाता है क्या पेपर्स की कमी है, क्या चीज़ है। तो मेरे अंदर से इंट्यूशन हो रही थी कि यार ये क्लेम पेपर होगा नहीं, ये क्लेम। अच्छा, पुरानी पॉलिसी जो थी वो उसकी 70,000 की थी, क्लेम 3 लाख का था। तो ये भी बात थी कि अगर क्लेम पास होगा तो 70,000 का ही होगा, क्योंकि कैंसर के अंदर और जो पुरानी चीज डायग्नोस थी, लेकिन उन्होंने पॉलिसी कैंसिल कर दी और बोले क्लेम पास होगा नहीं। लेकिन मैं सर नीचे से ऊपर तक ना मेल डालता रहा, लिखता रहा, पढ़ता रहा, बात करता रहा। मेरी राजगोपाल सबसे बात हो गई, प्रदीप गुप्ता जो हेड है। तो जब हम किसी कंपनी के साथ अच्छा काम करते हैं ना, तो उन्होंने मेरे से कह दिया सर आज तक की टाटा एआईजी की हिस्ट्री के अंदर कोई भी आदमी पता कर सकता है, सिर्फ एक बैंक का क्लेम पास हुआ है जिसको बोलते हैं एक्स ग्रेशिया। एक्स ग्रेशिया का मतलब ये होता है कि आप हमारे से इतने अच्छे संपर्क में हो, हम आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि हमारा ये क्लेम पेबल नहीं है, फिर भी हम आपका क्लेम पास करेंगे आउट ऑफ द दैट मींस आउट ऑफ द। एक क्लेम या तो किसी बैंक का हुआ है या फिर एक दूसरा क्लेम रूबी गोयल का हुआ है, जो मेरी वाइफ है एजेंसी के अंदर। आज तक टाटा एआईजी में सिर्फ 2 ही क्लेम एक्स ग्रेशिया में पास हुए। एलआईसी भी करती है, इंडिया ने भी किए हैं बहुत सारे क्लेम। मतलब टाटा एआईजी के अंदर 2 ही क्लेम अभी तक पास हुए हैं, एक किसी बैंक का हुआ था, दूसरा जो रूबी गोयल का हुआ और इसका हुआ। तो अब क्या था, मेरी वहाँ पे बिल्कुल एकदम इज्जत स्टेक पे लगी हुई थी कि तरुण अग्रवाल तो सामने कह रहे हैं 24 लाख भी मिल गए, 90,000 भी मिल गए, उस क्लाइंट के वही पैसे नहीं मिल गए। लेकिन जब मैं लगा रहा तो हमने वो वाला उनको वो 70,000 रुपीज की बनते थे, उनको क्लाइंट भी वो पैसे वाली पार्टियों को दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं लगा रहा तो वो क्लेम उसका वो पास हो गया। अभी एक क्लेम है सर, क्योंकि हम जब भी हम क्लेम रियम्बर्समेंट का फाइल करते हैं ना, तो हमारे यहाँ पूरी एक एक्सेल शीट बनती है कि क्लाइंट ने कितने का टोटल बिल दिया है, सारी रिसीप्ट्स आई हैं या नहीं है, क्योंकि सारे पेपर स्कैन हो रहे हैं तो ये भी काम कर लेते हैं, पता लग जाता है कि सारे पेपर पूरे हैं या नहीं। तो एक क्लेम हमने डाला था सिर्फ 19,000 रुपए का, और क्लाइंट के पास चले गए 39,000 रुपीज। मेरी टीम ने मुझे बताया सर ये वो ज्यादा क्यों चले गए, क्योंकि वो 19,000 रुपए लिखने के बाद ना वो जैसे जैसे वो पैसे दिए गए थे 10 और 19, वो भी रसीद लगी हुई थी टोटल बिल के साथ, तो वो पास करने वाले से गलती हो गई, 20,000 रुपए ज्यादा चले गए। मैंने सर इमीडिएट मेल डाल दी नीलेश गर्ग जी को, टाटा एआईजी, बाकी सबको सीसी करते कि हमारे यहाँ अकाउंट टीम में सर कोई मिस्टेक चल रही है, इसको चेक करना है। ये क्लेम मेरी नॉलेज के अंदर आया है और ये क्लेम जो है क्लाइंट के पास ज्यादा होगा। सर अभी प्रदीप गुप्ता जी के संग अतुल जी और मेरी मीटिंग थी, तो उस चीज के लिए जो हेड है वो मेरी तारीफ कर रहा था वहाँ पे क्लेम में बैठ, तो उसे हमारी ना एक पावर बन रही है वहाँ पे कि अगर हम हर गलत क्लेम के लिए लड़ रहे हैं, तो अगर इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा पैसा दे रही है तो हम उसके लिए भी लड़ रहे हैं। कल हैदराबाद से मेरे पास मेल आ गई सर, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट करा बात का कि आपके ये क्लाइंट, मैंने कहा था मुझे बैंक डिटेल्स दीजिए, ये पैसे मैं डाल दूंगी। तो उन्होंने क्लाइंट को भी फोन करा, क्लाइंट
एशिया के अंदर हमारा क्लेम पास कर दिया जाके, तो हम कैसे हाथ बंद कर ले कि इस क्लाइंट के पास पैसे ज़्यादा जा रहे हैं? क्लेम रेशो भी तो हमारी खराब हो रही है ना। अब कितना स्ट्रॉन्ग मतलब कंपनी को विश्वास हो जाता है कि ये कितना जेन्युइन काम कर रहे हैं और हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। जब हमारे 2000 रुपये अगर कम भी जाते हैं ना, मैं लड़ जाता हूँ। क्लाइंट कहता नहीं चाहिए, कोई भी रसीद होती है ना, कोई रसीद अगर कम होती है क्लाइंट की तरफ से, वो कहता है नहीं चाहिए, आगे आगे। मैं कहता हूँ नहीं भाई आप नहीं दे रहे तो हम मंगा लेते हैं। हम हॉस्पिटल से रिश्ते मंगा लेते हैं। क्लाइंट के 2000 रुपये भी अगर जा सकते हैं ना ज़्यादा, कुछ भी मेहनत करके, तो वो जाने चाहिए। ये सब सारी बातें इसलिए हैं क्योंकि तभी क्लाइंट आपको सामने से आगे बढ़कर अपने रिलेटिव्स में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने दोस्तों में जिद करके कहेगा तेरे को पॉलिसी 40,000 रुपये वो पुरानी कंपनी का पोर्टेबिलिटी में प्रीमियम दे रहा हूँ, हमने 70,000 बताया है, वो हमसे 70 में ही कराएगा। ये सारी चीज़ हमारे कहने से नहीं होगी। जब कोई दूसरा आदमी रेफरेंस देगा ना उसको और कहेगा आपको पॉलिसी इससे करानी है, तभी वो चीज़ें आएगी। तो इस लेवल तक का ध्यान रखना है सबको सर्विस के अंदर कि क्लाइंट के फील करने लग जाए कि इसके पास क्लेम दिलवाने में कहाँ से कमीशन आ रही है या तो कितनी कमीशन मिलती है। तो इस चीज़ का अगर ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिक काम बढ़ेगा भी और आएगा भी, और जितना हम सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा काम आएगा। उसको सिर्फ हमें कैश करना है। ऐसा लग रहा था कि हम आज सुनते ही रहे और आज अरे आप अच्छे राइटर हो सकते हैं और अच्छा नॉवल भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं तो साहित्यकार हूँ, कवि हूँ, मैं आपकी उस पावर को पहचान रहा हूँ। अब जब धंधे में है क्लेम फ्रेंड का कम आप तो पहले साल ही आपको साहित्य अकादमी का अवार्ड मिल जाएगा। हम नेक्स्ट फिर एक बार अभिषेक भाई से रिक्वेस्ट करेंगे, इसको पार्ट 2 लेके आने की कोशिश करेंगे। और अभी जो ये नोट करके आए हैं, इतना मुझे नहीं पता कि कितना नोट करके आए हैं, बट मैं इतना जरूर समझ पा रहा हूँ कि इन्होंने अभी मेरे ख्याल से 20% से ज्यादा नहीं दिया अपना, जो ये नोट करके आए हैं। पार्ट 2 के लिए बात है। तो अभी बहुत कुछ है अब। और फिर जो एक जरूरी पार्ट था, जो क्वेश्चन आंसर सेशन था, वो रह गया। तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगली बार जब हम दूसरा बार आएंगे तो हम पौने घंटे का इनसे इनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो समझेंगे, और जितने केसेस इन्होंने टिपिकल केस लिए हैं उसको उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और हम आधे घंटे का सेशन वो रखेंगे जिसमें आप 1-to-1 क्वेश्चन करना, जिसमें आप लोगों को की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी मिलेगा और आपको कुछ और बेटरमेंट भी मिलेगा। बैठेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई आज के सेशन के लिए। और आपने आज जो भी जितने भी अपनी सक्सेस स्टोरी बताई है, वो आपको जो आपका आज सक्सेस है उसके अपने मूल मंत्र दिए हैं। और सब लोगों को देखो, एफपीआरटी की यही एक कोशिश रहती है कि सब लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करे। आज अभिषेक भाई अपना काम, इनके एक दिन की वैल्यू मैं आपको वर्ड्स में बताना चाहूँगा तो आपको लगेगा कि क्या बोल रहा हूँ। एक बहुत बड़ा अमाउंट इनको हर दिन अर्न करते हैं। और उस आज आपको लग रहा होगा कि ये सेशन 1 घंटे का या 1.5 घंटे का है, लेकिन मैं जानता हूँ क्योंकि अभिषेक भाई से मेरा बहुत क्लोज रिलेशन है। ये 1 हफ्ते से इस सेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो कितने बड़े कितने 1 घंटा डिलीवर करने की बात थी। इस 1 घंटे को डिलीवर करने के लिए इन्होंने शायद 10 घंटे प्रिपरेशन करी है कि भाई मुझे क्या बात करनी है, क्योंकि हम इनको भी लगता है कि जो लोग आएंगे उनको वैल्यू मिलनी चाहिए। हम लोग एफपीआरटी की बात इनसे हमेशा करते रहते हैं, तो ये मालूम है कि एफपीआरटी में आना है, कुछ लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना है। तो जो ये एफपीआरटी का हमेशा से रहा है कि हम लोगों को, ऐसे लोगों को लेके आए जो पूरे इस हमारी फेटर्निटी के लिए बहुत अच्छे से काम करें। और अभिषेक भाई ने हमारी आज ये बात सुनी, फिर मैं एक बार दोबारा से कहूँगा, एक बार इनके लिए दोबारा से राजेश चेतन जी को इनवाइट करता हूँ कि उनके पास कुछ बात करने जैसी है, तो वो मैं ये भी दे देता हूँ। कैसा लगा भाई? अभिषेक राम गोयल, इसका नाम होना चाहिए मैन ऑफ क्लेम्स। मैन ऑफ क्लेम्स सिर्फ कोई काम नहीं करते, मैं 1 घंटे से सुनता हूँ, सिर्फ पुरुषार्थ करते। पुरुषार्थ तो वही तो करना है, जीवन भर करना है।
हम अटके तो वही हैं। हम गीता पढ़ते हैं और कर्म पुरुषार्थ करने से पहले पूछते हैं क्या मिलेगा। प्रॉब्लम इज दिस, यही तो गाड़ी अटकी हुई है, सुई यही तो अटकी हुई है। और कहाँ अटकी हुई सुई? 5 करोड़ रुपए का जनरल इंश्योरेंस की किटी, जनरल की सर, हेल्थ की किटी सर, हेल्थ की किटी 5 करोड़ की, 10% तो मिलता ही होगा। 15 आप तो बड़ा नॉलेज अच्छा सर, एक बात पे बीच में और मैं प्लीज लेना हाँ चाहूंगा। जरूर जरूर जरूर। इन सब के या इंश्योरेंस कंपनीज में आने के बाद मेरे फादर की तो डेथ हो गई थी नोटबंदी से पहले, लेकिन मैं लंदन, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और यूएसए, कनाडा तो पहले गया था। मैं इंश्योरेंस कंपनी का आपको बेनिफिट बता रहा हूँ, मैं कहीं पर भी अपनी मदर के बिना नहीं जाता हूँ। वाह। भाई जाते हैं और अगर भाई मदर का हाथ पकड़ते चाहे साथ में होते और सभी लोग पकड़ते, मैं ध्यान भी नहीं रखता। मैं कहीं भी गया हूँ, लंदन गया हूँ, स्विट्जरलैंड गया हूँ, बाली गया हूँ, सिंगापुर गया हूँ, कहीं भी गया हूँ, मेरी मदर और हम 5 जने हमेशा साथ में जाते हैं, हम बिना मदर के नहीं जाते। वाह वाह। और इधर इंश्योरेंस खूबियाँ हैं अभिषेक भाई में। तो आपने अपने साथ जो नाम राम लगा रखा वो सही लगा रखा। सर इसके पीछे भी आपको बता दूं, मेरा नाम अभिषेक गोयल है डॉक्यूमेंट्स में सर। एक बारी बहन मुझे जबरदस्ती जुमानी करके जो एस्ट्रोलॉजर है बॉम्बे से है, उनकी कोई मीटिंग थी, मैं साथ में जा रहा था, ले गए। तो वो वैसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, लेकिन मेरे जीआईडी की थी तो उन्होंने वो मेरा भी हेल्थ ज्वाइन ले ली, तो उनसे 5 मिनट मिला। तो मेरे फादर का नाम है रामकिशोर गोयल। तो ये 2011-12 की बात है। उसके बाद मैं तुरंत यूएसए भी चला गया था। उन्होंने कहा भाई आपका बस नाम हम अभिषेक राम गोयल कर देंगे, आपको राम उसमें ऐड करना है। तो जब से उन्होंने मेरे नाम में राम ऐड करा तब से सर राम बात की स्टोरी है उनके पास। जबरदस्त सर, जबरदस्त। आज हमको एक और अतुल जैन मिल गया। नहीं सर, तो इट इज ए पावर ऑफ जनरल इंश्योरेंस। मैं जो हमेशा बोलता हूँ, मेरा विजन मैं शुरू से बोलता हूँ कि हमको केवल LICians नहीं बनना। समझ रहे हैं बात को? इसका मतलब मैं LIC को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मेरा भी LIC ब्रेड एंड बटर है, पर मैं कहता हूँ कि आप एक जगह इतने सेंट्रलाइज हो गए हैं, दूसरी चीज की ताकत को नहीं पहचान रहे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? अब ये 5 करोड़ की किटी है, 10% तो मिलेगा। कितना मिलेगा? 15। हिसाब में तो परफेक्ट हो सब आप। सारा पूरी पत्नी बना लेते हो। कितना हो गया भाई? 75 लाख। 75 लाख। कितनी TOT हुई, MDRT हुई, COT क्या हुई? 1 TOT। ये मैं सुनना चाह रहा था, 1 TOT, क्योंकि हमारा विजन MDRT, COT, TOT बन चुका है, राइट? तो दो बातें आज सीखने की। फर्स्ट थिंग, पावर ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, पावर ऑफ जनरल इंश्योरेंस। दूसरा सबसे बड़ा जो बात बोली, मैं हमेशा बोलता हूँ, लोगों की सेवा के लिए खड़े हो जाओ, लड़की लेके मैं तुम्हारे साथ, बस यही काम करना है। हमने तो वो पॉलिसी के क्लेम दिलवाए हैं जो हमने की नहीं। आदमी कहाँ जाएगा यार, आपका दीवाना हो जाएगा। तो अभी मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूं, विमटेक में जो हम लोग सेशन कर रहे हैं 3 दिन का, 10, 11, 12, 8, 9, 10 इसको ध्यान रखिए, 8, 9, 10 जन वंडरफुल सेशन होगा। पावर ऑफ जनरल इंश्योरेंस आपको समझाई जाएगी। जनरल इंश्योरेंस की बेसिक ट्रेनिंग जो कह सकते हैं आपको दी जाएगी। बहुत सारे प्रोडक्ट पर हम चर्चा करने वाले हैं और वर्ल्ड क्लास फैकल्टी, इंटरनेशनल फैकल्टी जिनको आप छू नहीं सकते, मिलना तो बहुत दूर की बात। ऐसे लोग आपसे, आपके साथ ट्रेनिंग रहेगी। कितने लोगों ने रजिस्टर कर लिया है? लिंक तो मिला नहीं, कहाँ रजिस्टर करना लिंक है? भेजा नहीं कर? नहीं, अभी उन्होंने देना है मुझे। अच्छा, चलो लिंक अभी आ जाएगा। एक काम क्यों नहीं कर रहे? एक टोकन अमाउंट आज पकड़ लो, बिल्कुल को फाइनल हो जाएगा। मारो बोली तो बोली। बिल्कुल नहीं पकड़ेगा, सिर्फ सीधी आप इस चक्कर में ये फार्म फॉर्म फिल करो। नहीं कराएंगे। ये लिंक और 10 दिन नहीं आएगा तो सत्यानाश है। नहीं सर, क्यों है? 15 दिन निकल कर भाई साहब। इस हफ्ते के अंदर मैं उस लिंक मंगा के सबको पेमेंट करूंगा, अगर मैं ग्रुप में डालूंगा, ठीक है? मुझे चिंता मेरी बढ़ रही है, इसलिए मैं कह रहा नहीं सर, आपको चिंता नहीं अरे करना। सर सही कह रहे हैं, हम सिर्फ 600 रुपए ले रहे हैं, अगली बार वो क्लास में एडजस्ट हो जाएंगे। 600 टोकन अमाउंट। हाँ, टोकन अमाउंट ले हम लो। वापस कैश देंगे। हाँ कैश वापस कर देंगे ना। वापस क्यों देंगे? क्लास में एडजस्ट अरे अपना श्योर होगा, इसको ले-
आप 600 का एक टोकन अमाउंट छोटा सा पकड़ लो। हाँ इस- ठीक है ना, इसके डन बाद है। उससे क्या होगा, हमको एक फिगर तो मिल जाएगी कितने लोग जा रहे हैं क्लास में। बस यस और ना, बताओ भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और अगली बात क्लास में राजेश राठौर, कॉलेज की इसकी क्लास एक पेपर अलग बनाओ, उस पर लिखो बिमटेक, और बिमटेक लिख के जो रजिस्टर करना चाहते हो उससे 600 रुपया ले लो। 500 ले लो, 600 का तो फिर क्या है? 600 ही तो क्लास की। अच्छा, वो अगली बार रिइंबर्स कर दो। रीइंबर्स नहीं करेंगे, एडजस्ट करेंगे क्लास में। ठीक है, ऐसा करो 600 सबसे पकड़ो। 500 ही दीजिए ना, 100 रुपए खुले किसके? हम देंगे यार खुले। ओके, क्लास में भी तो लाना है ना। अच्छा चलो आप बताओ कितने लोग आ रहे हैं इस क्लास में? से 2 बता रहे हैं। ओके, मजा आ रहा। बहुत वंडरफुल क्लास है। मैं तो अपने परिवार के साथ आऊँ, मेरे दोनों बच्चे भी मेरे साथ रहने वाले हैं क्लास में। मैं इसलिए आपके बीच में 2 बड़े स्पीकर अगली क्लास में आने वाले हैं। दो अलग अलग क्लास होंगे सर। और दोनों स्पीकर वो है जो भयंकर पैसा लेते हैं भाषण देने का, ट्रेनिंग देने का, बोलने का। लेकिन आपकी ताकत है FPRT की, दोनों फ्री आ रहे हैं। पहले स्पीकर है सर, एक तो ना सबको ये लगता है 600 रुपये हम अपने लिए लेते हैं। 600 रुपये तो होटल की कॉस्ट है ना, इनको फ्री वाला बता दो पूरा, ये फ्री है हमारी तरफ से। FPRT का मतलब पहले से ही बताया था, FPRT का मतलब है दोस्ती, पक्की पक्की खर्चा। ये कोई ट्रेनर की क्लास नहीं है जी, इंश्योरेंस एजेंट ही चलाते हैं, कोई ट्रेनर इसमें से नहीं है। और यह ओपन प्लेटफॉर्म, हम किसी से डरते नहीं, सबको बुलाते हैं, सबका वेलकम करते हैं। देखा आपने सब यहाँ पे, ये FPRT में होता क्या होता नहीं है। इसलिए 2 ट्रेनर आ रहे हैं, बड़े जबरदस्त हैं दोनों। आज तारीख कितनी है? 8, 9 के बाद आएगी 16 तारीख को हमारे बीच में भारत के सबसे बड़े सक्सेशन कोच राकेश शर्मा आ रहे हैं। राकेश शर्मा आपको बताएंगे कि लाइफ इंश्योरेंस और सक्सेशन को जोड़ के हम कैसे बात करें। क्या हो गया? बताओ बताओ मुझे, क्या हुआ? एक वो रेंटर वाले भाई नहीं वो खुद उन्होंने अपने आप ही स्विच ऑफ कर दिया। और भैया मेरी होगी, आप चिंता मत कीजिए। अब एक काम तो हमने एक कर रहे हैं तो सक्सेशन कोच भारत के राकेश शर्मा आएंगे। मेरा डर, मैं इसलिए खड़ा हूं यहाँ पे, मेरा डर ये है FPRT को पेमेंट तो राकेश शर्मा को करनी थी। राकेश शर्मा को सुनने के लिए 1500 लोग आते हैं जी। मैंने उनके सेशन देखे हैं, 10-10, 20-20, 50-50 हजार रुपए टिकट लोग खरीद के उनको सुनते हैं। तो क्या यहाँ FPRT में इतने लोग सुनेंगे, इतने बड़े आदमी को मेरी वजह से या अतुल की वजह से वो आ रहे हैं, अच्छा लगेगा क्या? बताओ भाई। यस सर। अगले हफ्ते संख्या हम 1.5 गुना 2 गुना नहीं कर सकते। बोलो भाई। सारे काम हम लोगों को करने आएगा, आपने कुछ नहीं करना, सबको करना पड़ेगा ना। तो क्या एक एक साथी को लाएंगे? ये पक्की बात है। राकेश शर्मा को सुनने के बाद आपकी फैमिली लाइफ भी बिल्कुल ठीक कर देगा बात जी, खुद की आपकी भी ठीक कर देगा, और आपको बताएगा मंत्रा कि सक्सेशन प्लानिंग किस तरह से करनी है और लाइफ इंश्योरेंस के साथ उसको कैसे अटैच करना है। तो एक स्पीकर कौन आ रहे हैं? राकेश शर्मा। डेट कौन सी है? 16। उसके बाद 23 को एक इंटरनेशनल स्पीकर जो बहुत बड़ा ट्रेनर है, उसको भी बुलाना आसान काम नहीं। ये मेरी दोस्ती उसके साथ में तब आ रहा हूँ, उसका नाम है राकेश आर्या। सुना आप लोगों ने राकेश आर्या? कितने लोगों ने सुना? कैसा लगा राकेश आर्या को सुनना? बहुत बढ़िया सर, शानदार। बहुत टाइम मैनेजमेंट का बादशाह, आपका शेड्यूलिंग वो बिल्कुल ठीक कर दे एकदम। मैंने उनको बुलाया है, ये रहेंगे 23। तो ये 2 स्पीकर के लिए क्लास में थोड़ी तैयारी चाहिए। जब तो बड़ा आदमी बुलाया जाता है तो उसकी प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। मैं इसलिए सूचना दे रहा हूँ कि ये दोनों क्लास अति महत्वपूर्ण है। आप कम से कम एक व्यक्ति को इस क्लास के साथ जोड़ें तो अच्छा होगा। अभिषेक राम गोयल ने आज जो कुछ बोला, क्योंकि बोलने से काम नहीं चलेगा, इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आप आई बात समझ में? क्लेम्स बहुत बड़ी ताकत है, और उसके लिए अपने को क्लाइंट के साथ में चट्टान की तरह खड़े होने की आदत बना लीजिए। हॉस्पिटल खुद भी जाना पड़े, जैसे ये बता रहे थे कि रात को 12 बजे भी हॉस्पिटल में क्लाइंट के साथ खड़े हैं। मैं लंदन रहा, लंदन में कोई हॉस्पिटल में किसी से मिलने नहीं जाता, बात समझ लो, बुरा मानते हैं हॉस्पिटल में, दूरी बना के रखते हैं। वहाँ तो डॉक्टर और पेशेंट
या नर्सिंग स्टाफ। मैं गंगाराम में 10 दिन रहा कोविड के अंदर, कोई मिलने नहीं आया। मेरी जिंदगी का सबसे 10 दिन दुख के दिन थे। एक आदमी मिलने आता था मेरे से रात को, उसका नाम था हिमांशु कालिया। वो रात को वो पहन के सूट वूट अपना, और मेरे को आता था, राजेश भाई जिंदा हो, मैं हाँ तो निकल गया। फिर मेरा वीडियो बनाता कि आप बता दो सबको कि आप जिंदा हो। ये लोग समझ रहे गए, तो मैं बोलता था कि मैं जिंदा हूँ। और एक आदमी मेरे से मिलने आता था, वो दिन मैंने देखे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि हॉस्पिटल में भारत में दूसरा माहौल है। भारत में पूरा मोहल्ला जब तक मिलने ना जाए तब बीमारी क्या पड़ा। मेरा जब एंजियोप्लास्ट हो रहा था तो बाहर 50, 60, 70 लोग वेटिंग में थे। पता नहीं क्या होगा इस राजेश चेतन के। डॉक्टर उस्मान भंडारी जो मेरा एंजियोप्लास्ट कर रहे थे, मुझे आईसीयू में ले गए, शीशे में। 2 दिन का पैकेज था ठहराने का। नेक्स्ट डे आए राउंड पे, कहते हैं भाई जा। क्या हो गया? कहता है मेरा फोन ही नहीं रुकता तेरे वजह से यार। हर भिवानी वाला फोन कर रहा है, हमारे प्रधान जी का क्या हाल है, हमारे प्रधान। अरे बोले एंजियोग्राफी तो किया और क्या आफत क्या तेरे सन को, एक स्टंट तो लगाया मैंने, मेरे को अपराधी बना रखा है। तो अपने घर जा, तेरे घर में ही आऊंगा तुझे देखने के लिए, तुझे आपने। तो ये भारत की ताकत। हमारे हम रिश्तों के बीच में जीना चाहते हैं। तो अगर आपने किसी का क्लेम सेटल करवा लिया तो वो आपका क्या हो जाता है, आपका एम्बेसडर बन जाता है। वो भाई राजेश चेतन से कोचिंग करवाना बड़ा गजब का, 1-1 रुपया दिलवा दिया मेरा। तो इसमें थोड़ा सा समझो, आज अभिषेक की पूरी बात का वजन एक ही था कि क्लेम्स दिलवाओगे, बिना स्वार्थ के दिलाओगे तो सर्वेयर भी आपका दीवाना हो जाता है। देखते हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई। गो अहेड, ऐसे चलते रहो आगे। और अगले हफ्ते फिर हम मिलेंगे किसके साथ, राकेश आर्य के साथ, जिन्होंने राकेश शर्मा के साथ रजिस्ट्रेड। दोनों ही राकेश है, एक राकेश शर्मा है, एक राकेश आर्य है, दोनों राकेश अगले स्पीकर हमारे। और जिन्होंने विमटेक के लिए रजिस्ट्रेशन करना है वो अभी राजेश को अपना टोकन अमाउंट दे दें। बाकी लिंक जब आएगा तब बाकी पैसा ट्रांसफर कर देना। थैंक यू। सर बिमटेक की अभी फीस डिक्लेयर नहीं हुई है क्या? हो तो गई सर अब बताएं 15,000 प्लस जीएसटी। 3 दिन का रेजिडेंशियल कोर्स है, रेजिडेंशियल वही कमरा है। 17,700 रुपए के करीब बनेंगे। और ये 600 रुपए तो आपके जो आज लिए गए हैं, ये आपका टोकन अमाउंट है, ये वापस नहीं दिया जाएगा, ये क्लास में ही एडजस्ट होगा। जब भी आप आएंगे, मतलब अगली क्लास में या अगली क्लास में एडजस्ट हो जाएगा, तब तक आप फीस दे चुके होंगे। ठीक है सर, हम राष्ट्रगान के लिए सब अपनी सीट पे खड़े हो जाए। डॉक्टर साहब, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद, भारत माता की जय, LIC माता की जय।